Thank you so much, Dr. Mrinal and Stuti. Thank you for taking the time out. And now we can start, obviously. So my name is Nitin. I'm a finance professional from UK. I'm working in a private healthcare sector. I'm with my friend Tarun. He will introduce himself. Everyone, my name is Tarun Arora. I'm working in Delhi. Basically, I'm in Delhi and I'm working in a finance field. And we are so happy to have you guys here to discuss about the topic that we have, decided to discuss about the parents and their aging issues and their problems that we are facing nowadays in our life also with our parents. So yeah, first of all, thank you so much for coming and having this conversation. Okay? I really wanted like you both guys to introduce yourself, थोड़ा बहुत little bit about yourself, कि how did you get into this field and like we know about you, you're a doctor, like but exactly what you do, तो मुझे वो और सारा better हो जाएगा कि हम जिसको बताएंगे like तो they also got to know more about you, कि what exactly you are doing. My name is Mrinal Barua. I'm faculty at All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh. I've been working here since like past 11 years. So I have a degree. I'm a medical doctor. तो न्यूट्रिशन इज समथिंग जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान डिजीज पे रहता है। बट जब क्या होता है ना, जब खुद की हालत जब खराब हो, हम क्यों न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं? सिंपल सी बात है, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, ट्रॉमा, सम ट्रॉमा, हेड में ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, वजन बढ़ गया, ट्रॉमा हो गया, मजा नहीं आ रहा, कोई देख नहीं रहा है हमें। तो लोगों के बड़े सारे रीजंस होते हैं। तो वंस दैट रियलाइजेशन अकर्स, तो मेरे को भी वो रियलाइजेशन अकर हुआ कि नहीं यार, कुछ अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, मतलब ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे मतलब ना, कि इट्स नॉट लाइक फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ, देयर इज नो फियर, इट्स जस्ट दैट कि दिमाग में एक दिन आया कि इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब हो गई कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही उसी रास्ते पे चलने लगे। तो फिर सुती से मुलाकात हो गई, फिर किसी से और मुलाकात हो गई, तो फिर मेरे कम्युनिटी बन गया, सब मिलते चले गए, लाइक जैसा यो आई सी व्हाट योर माइंड नो, जैसे दिमाग में न्यूट्रिशन की बात करने लगे तो लोग भी वैसे मिलने लगे। तो दे यूज्ड टू बी टाइम्स व्हेन जैसे डॉक्टर्स वगैरह में, ऐसे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में इंजीनियर्स हो गए, लॉट ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट हैपेंस। हम लोग भी वैसे तो नॉर्मल से लोग थे, कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लाइफ में काम करते थे, वी यूज्ड टू गो टू पार्टीज एंड ऑल दिस, सब चलता रहता था, सबका चलता है। बट देन धीरे धीरे रियलाइजेशन आता है कि नहीं यार, चलेगा नहीं ऐसे। मतलब मिलिंद सुमन को देखते रहते थे सपने में, वाह काश कर पाते। नहीं, वो बहुत कठिन लगता था एक टाइम में कि मिलिंद सुमन कितना एक्सेप्शनल आदमी है। ऐसा लगता था कि मिलिंद इज एन एक्सेप्शन, मिलिंद सुमन इज एन एक्सेप्शन, और हमारे जो मम्मी पापा ये नॉर्मल है। हाउ वी अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में अच्छी बात, मिलिंद सुमन एक्सेप्शन नहीं, मिलिंद सुमन नॉर्मल आदमी है, बाकी सब बीमार पड़ रहे। तो एजिंग का जो ये है ना, तो एजिंग इज, ये समझना बहुत जरूरी है कि एजिंग एबनॉर्मल नहीं है। तो उसी चीज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ना। अभी ऐसे हम खुद को देखते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, बड़ा ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है, हम लोग बढ़िया है, लाइफ इज, बट अगेन इट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा। मेरा नाम स्तुति है और मैं थोड़ा टाइम ऋषिकेश रहती हूँ, थोड़ा टाइम बॉम्बे रहती हूँ, और मैं कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट नाम की एक कम्युनिटी रन करती हूँ, जिसमें हम लोग अपनी एवरेस्ट हमने अपना ये डिफाइन किया है, डाइंग ग्रेसफुली इज आवर एवरेस्ट। तो हम अपनी 4 एस्पेक्ट जिनके बारे में मैं बात करूंगी आगे, उन पे काम करते हैं। न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, अपनी फिजिकल मूवमेंट पे काम करते हैं, इमोशनल वेलबींग पे काम करते हैं, और अपनी स्लीप पे काम करते हैं। 4 एस्पेक्ट पे काम करते हैं जिससे कि हम हेल्दी एंड फिट रह सकें। तो नॉलेज है, हैंड होल्डिंग है, तो कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट कम्युनिटी के ये 4 पिलर्स हैं, और हम इन दोनों एस्पेक्ट पे काम करते हैं। राइट नॉलेज एक्वायर करो और उनको एक्शन में कन्वर्ट करो, और लंबे समय तक प्रैक्टिस करते चले जाओ। उससे हम अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं, या लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो डिक्लाइन है, जो कि प्रोग्रेसिव डिजीजेस होती है, उसको थोड़ा ब्लंट करना चाहते हैं, उसका जो डिक्लाइन है उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो ये हम काम करते हैं। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, और मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, न्यूट्रिशन है, फिजियोलॉजी है, थोड़ी एनाटॉमी आती है मुझे, थोड़ा योगिक साइंसेज आता है, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है वो मैंने इसलिए सीखी क्योंकि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेरी ज़रूरत थी। मैं 82 kgs की बड़ी सी विमेन थी, और मेरे नी में बहुत दर्द था, मैं प्री डायबिटिक थी, सिवियर एसिड रिफ्लक्स था, तो मुझे डेफिनेटली पता था कि मैं गलत रास्ते पे जा रही थी। और वो मैं खुद को ठीक करते करते इतना कुछ सीखा,
एंड गॉड हैड बीन काइंड कि उसने एक रास्ता दिखाया कि जो मुझे मिला वो मैं दूसरों को दे पा रही हूँ, एंड आई अर्न माई लिविंग थ्रू इट्स नॉट लाइक अ चैरिटी वर्क, आई अर्न माई लिविंग थ्रू कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट कम्युनिटी एंड द प्रोग्राम्स दैट आई डिलीवर। ओके, वैसे जो टॉपिक है हमारा, वैसे मैंने ऐसा देखा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है। अगर जो हम जेनेरिक टॉपिक कवर करने वाले थे फिटनेस का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, क्योंकि हम अभी भी वही फिटनेस की बातें करने वाले थे, योर टेक ऑन क्रिएटिन, योर टेक ऑन कैफीन, वो सब बातें करने वाले थे हम पहले। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग वी केम आउट विद, एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स। दे आर गेटिंग, उनकी एज थोड़ी बढ़ रही है, और थोड़े से मिथ जो वो हमेशा से लेके चलते हैं अपने माइंड में कि दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए और रोटी, दाल, चावल वगैरह सब कुछ खाना चाहिए। तो उसके बारे में मतलब एक बिल्कुल बेसिक स्टार्ट, लेट्स से माय मदर इज वाचिंग दिस, शी इज 50 प्लस, व्हाट डू यू सजेस्ट कि बेसिक चेंजेस उनको अब लाइफ में क्या ले आने चाहिए? क्योंकि अब धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा उनको वो लेट्स से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स से वीक जॉइंट्स, नीज में प्रॉब्लम होने लगी है, शी इज ओवरवेट, लेट्स से। सो क्या बेसिक चेंजेस शी शुड स्टार्ट राइट नाउ? देखिए, फर्स्ट जो चीज़ है, एक बहुत ही फंडामेंटल बात समझने की है कि समय बदल रहा है, काफ़ी बदल गया है। तो 20th सेंचुरी में बहुत बड़े सारे चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फूड चेंज हुआ। ये मतलब इस तरह की चीज़ है कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो रहा था आराम आराम से। आप एक सड़क पे चल रहे हो, बहुत ही बढ़िया हाईवे है, 4 लेन हाईवे चल रहे हो, आपने फील किया कि अचानक एक गड्ढा सा आ जाता है उसमें और ना ब्रेक मारोगे तो कुछ पलट जाओगे, तो लगता है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, गड्ढे में धड़ाम से गिरते हो, फिर गाड़ी निकलती है, फिर चली जाती है। हाँ, तो कभी कभी गाड़ी में डैमेज आता है, कभी आपको खुद को डैमेज होता है, झटका लगता है। सो ये जो 20th सेंचुरी है, ये एक वैसा समय था एवोल्यूशन की हिस्ट्री में कि ह्यूमन बॉडी को अडेप्ट होने के लिए समय ही नहीं मिला। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? अवेयरनेस। सो वी आर लिविंग इन एन ओबीजोजेनिक एनवायरनमेंट। ऐसा है, हमारे अराउंड जो एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट, दैट कुड इंक्लूड एनीथिंग टैंजिबल, नॉन टैंजिबल। इमीडिएट जो एनवायरनमेंट है वो ओबीजोजेनिक है, और इस ओबीजोजेनिक एनवायरनमेंट में जो हमारा जो बातें होती हैं, जो खाना मिलता है, हर चीज उसी तरह की है जो एक ओबेसिटी या ओवरवेट होने को प्रमोट करती है। ओके, और जो टैंजिबल चीज है वो है कि जो फूड्स हमारे अराउंड है वो हाइपर पैलेटेबल है। फूड का क्या होता है ना कि फूड पैलेटेबल हो जाए बढ़िया है, बट फूड्स आर हाइपर पैलेटेबल। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अवेयरनेस होगी, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप उस पर एक्शन लोगे। स्तुति एंड आई वर टॉकिंग अबाउट, सो कैन यू प्लीज? हाँ, तो पहला स्टेप तो अवेयरनेस है, दूसरा स्टेप एक्सेप्टेंस है कि, और तीसरा स्टेप एक्शन है। तो पहले तो अवेयरनेस कि ये 20th सेंचुरी में कुछ बहुत बदल गया, तो इसका अवेयरनेस आना, फिर एक्सेप्टेंस होना कि अब बदल गया तो हमें भी बदलने की जरूरत है, इस बात का एक्सेप्टेंस होगा, और उसके बाद फिर पेरेंट्स भी एक्शन ले पाएंगे। तो इसको ऐसे थोड़ा सा सेपरेट करते हुए ऐसे बता सकते हो कि अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं, अरे हमारे मम्मी पापा भी तो यही सब खाते थे और वो तो बढ़िया थे, 90 की उम्र तक, मेरे पापा 90 तक जिए, मेरी मम्मी इतने तक जिए, ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि जो उनके मम्मी पापा थे, मतलब जो हमारे दादा दादी थे, उनका जो एनवायरनमेंट था वो ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट नहीं था। मतलब हाँ, और वो लोग फिजिकल वर्क करते थे, छोटी छोटी चीजें कि अगर कुछ लेने जाना है तो खुद लेने जाना पड़ेगा, पानी खुद भरना पड़ेगा, जमीन में किचन या चौका जिसको बोलते थे वो लगता था। तो लाइफस्टाइल एक्टिव थी। फिर सडनली हमारे मम्मी पापा के टाइम पे वो देखा कि लाइफस्टाइल इतनी एक्टिव नहीं रह गई, और अब तो जो हमारे मम्मी पापा जिस एज में पहुंच गए तो लाइफस्टाइल उनकी तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी सारी चीजें क्लिक अवे है ना, मतलब या मुंह हिलाओ, आंखें हिलाओ, और या उंगलियां हिलाओ, तीन ही चीजें हिलानी पड़ती है, उससे सारे काम उनके भी हो जाते हैं। तो जब फिजिकल बॉडी एक्टिव नहीं है तो खाने को तो बदलने की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से। सो दैट्स समथिंग, उसका अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन, आई थिंक द 3 A's आर क्रिटिकल फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। यस, आई थिंक ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो आप मेंशन कर रहे हो कि उनको आज भी कुछ बोलो कि नहीं ये मत खाया करो, या ये चीज़ें, जैसे पेरेंट्स को चाय की आदत होती है, चाय पीनी है, बेड टी की आदत है, या कुछ भी ऐसा कॉफ़ी पीनी है,
तो वो बोलते हैं कि हम बचपन से पी रहे हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, हम कॉफ़ी पीते हैं, मतलब शुरू से कर रहे हैं ये। तो वो अब मिथ ब्रेक करना, मतलब आज की डेट में कि वो चीज़ें सेम नहीं रही हैं, दूध वैसा नहीं है, वो सब वैसा नहीं है। सो obviously first thing is to accept that things are changed now. So that's a very good point actually. So One more thing, sorry to cut you on चाय that. Sorry? Tarun, you're not audible. थोड़ा सा Oh, sorry. come again. Is it good? Is it good now? Yeah, हाँ, it is better now. But I wanted to say something on chai and coffee. मैं बोलना चाहती Yeah, थी please. चाय और कॉफी बुरी चीज नहीं होती, मतलब वो पहली चीज नहीं है जो किसी को भी बदलने की जरूरत है। ये भी एक मिथ है कि अगर सबसे Thank पहले you so चाय much. छोड़ने की जरूरत है, मतलब अच्छा, just बदली छुट्टी चाहे, थैंक यू सो मच। अगर मम्मी है तो बहुत अच्छी बात है। यस, गुड, प्लीज। या No, तरुण but, please but say. actually, yeah, but actually, आपने एक बात बोली जो बहुत मुझे अभी अचानक से स्ट्रक करी कि ये हमारे जो पेरेंट्स की भी पहले की जनरेशन थी उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अब था, which also भी kept me thinking कि जो हमारा इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ था, कि जब इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हुई थी, वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से स्टार्ट हुई थी, राइट? कि जब सब फैक्ट्रीज में काम होना स्टार्ट हुए, सब लोगों ने बैठ के काम करना चालू करा रादर देन वॉकिंग एंड जस्ट डूइंग वर्क। तो जब से वो लाइफस्टाइल ही पूरा का पूरा चेंज हो गया वहां से। Correct. But they were following the same diet that their parents were doing, but they were not doing the same work that their parents were doing. So I think that is the biggest कोई issue. सिंपल अच्छा एग्जांपल से समझ सकते हैं, थोड़ा सा हाथ का एकदम। Yeah. तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफस्टाइल थी और ये उनका फूड था, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे थे। Correct. Right? फिर क्या हुआ कि लाइफस्टाइल ऐसे बदलती चली गई, तो लाइफस्टाइल बदल रही है और फूड नहीं बदला, अग्रीड। राइट? तो अब फूड और लाइफस्टाइल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े हैं। तो अभी क्या लाइफस्टाइल तो नहीं बदल सकते, सडनली पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि खेती करने लगो, फावड़ा चलाओ, बाहर जाओ, घूमो, पानी भरो, वो घड़ा भरो, ये तो नहीं है ना, है ही नहीं है। तो ये तो नहीं बदल सकते। कितना बदल सकते हो? 1 घंटा वॉक करा लोगे, कुछ करा लोगे, 15 मिनट जिम करा लोगे, योगा करा लोगे, बहुत से बहुत 1 घंटा, राइट? तो क्या बदल सकते हैं इससे? अब लाइफस्टाइल तो बदल गई, तो क्या बदल सकते हैं? फूड बदल सकते हैं, फूड को अपनी लाइफस्टाइल के इक्विवेलेंट बना के से मैच करा सकते हैं। सो यही प्रॉब्लम है थोड़ा। सो दिस इज व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड। we keep talking about वो ये खाते थे इसलिए हम ये खा रहे हैं, but what we're not realizing, अरे दूसरी चीज पूरी बदल गई है, टाइम चेंज हो चुका है। यस। yeah, so That is very true. So first एग्जाम्पल ये है कि विश्वनाथन आनंद की लाइफस्टाइल ये है और वो ऐसे फूड खा सकता है, पर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफस्टाइल ये है, तो महेंद्र सिंह धोनी को वैसा खाना खाना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। दोनों के भी स्पोर्ट पर्सन इज जस्ट like various example to understand a simple phenomenon. Yes, agreed. So basically first target would be food, जो सबसे पहला चेंज किया जा सकता है वो फूड किया जा सकता है। फूड ही That's easy. That's easy. Correct. Correct. बट सर अब वही बात, मतलब थोड़ा सा उसी के ऊपर रहता है कि अब उनको कैसे बताया जाए कि जो वो रोटी वो खा रहे थे या जो वो चावल शुरू से खा रहे थे, वो पहले तो मैं आपका टेक लेना चाहूंगा कि रोटी चावल दाल वगैरह आप इसके अग्री करते हो आप आज भी? See, I'll tell you something. हमारा क्या होता है, like we look at food in terms of macronutrients, carbohydrates, fats and proteins. इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि रोटी है चावल है। माहौल ऐसा गड़बड़ हो गया है ना, अगर आप फूड के नाम से जाने लगोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल चावल है, आई टेल यू, चावल कोई एक स्टैंडर्ड फूड नहीं है। चावल में क्या है, जो उसका चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पूरा होल रेंज है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पूरा रेंज है 40 से लेके 70 तक। तो अगर हम सिर्फ राइस बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल वीट की बड़ी सारी वैरायटीज होती हैं, तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत वेरी करता है। तो हमें पता होना पड़ेगा कि हम कौन सी वीट की वैरायटी खा रहे हैं। अब दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड जैम, ये सबने खाया होगा। इनफैक्ट हम लोग जब छोटे होते थे कि इट वाज लाइक ब्रेड और जैम ना एलीट लोग खाते थे, ऐसा माहौल सा बना हुआ था। इनफैक्ट जो शुगर वाज बेसिकली एन एलिटिस्ट थिंग। तो अमीर लोग शुगर खाते थे पहले अंग्रेजों के टाइम पे, तो गरीब लोगों को शुगर नहीं मिलता था। तो हमारे वहाँ असम, आई एम फ्रॉम असम, तो टी गार्डन के जो लेबरर्स होते थे कि चाय में नमक डाल के चाय पीते थे, शुगर। या
तो ये शुगर और ये कार्बोहाइड्रेट का सीन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट एक ना, ऐसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो एक फैक्ट्री है, या पे फैक्ट्री आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे वो आपकी एक फैक्ट्री है, आप चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है कि अपने एम्प्लॉयज को अपने पास 24 घंटे रखो, हर वक्त काम करने के लिए यू नीड फिजिकल लेबर के लिए यू नीड एनर्जी। तो जितना फिजिकल लेबर की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका प्रोडक्टिविटी रहेगी, राइट? तो जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी माइल्ड से मॉडरेट होते हुए हैवी तक पहुंचती है तो ग्लूकोज बिकम्स द प्राइमरी फ्यूल। अगर हम लाइट एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम बैठे हुए हाथ वाथ हिला रहे हैं हल्का फुल्का, इसमें फैटी एसिड बर्न हो रहा है। जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो कार्बोहाइड्रेट बर्न होता था। उस टाइम जब काम करते थे लोग तो ये नीड क्या होती थी कि उनको एक रिच एकदम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खिलाओ, ताकि एकदम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खिलाओ और पूरी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, चीज क्या होती है, ऐसा खाना खिलाओ जो कि कम पैसे में आपको ज्यादा एनर्जी दे। सो जो हम ये जो कैलोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कैलोरी बोलते हैं ना हम लोग, कैलोरी इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर फूड को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कैलोरी को। कैलोरी का काम नहीं कि मैंने कितना खाया तो कितना निकला, ये सब नहीं है। कैलोरी इज यूज्ड टू कंपेयर फूड। तो हमें ऐसा फूड ढूंढना है जो कम खर्चे में मैक्सिमम कैलोरी दे। मैदा it's like amazing. Cheap Make it sugar. simple. So you eat instead of eating अंडा and all these things, आप अपने फैक्ट्री वर्कर को एक ब्रेड दो और ब्रेड के ऊपर कस के एक चीनी का लेप लगा दो and you call it a jam. उसमें लाल पीला नीला कलर कर दो, मिक्स फ्रूट जैम बोल दो उसको, लेप लगा दो, खिला दो, फिर देखो कैसी ताकत आ जाती है उस आदमी में। बट देन दैट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अभी क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव लिविंग नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी लोग कभी बहुत ज्यादा करनी होती, जिम चले जाते हैं लोग। जिम तो जाते ही नहीं, वैसे भी बहुत कम लोग जिम जाते हैं। आई डोंट सी एनी एल्डरली पीपल पेरेंट्स गोइंग टू द जिम। अब नहीं, मोर ऑफ अ यंग पीपल्स फैट्स मोर अबाउट लुक्स एंड बिल्डिंग मसल स्टफ लाइक दैट। तो फंक्शनल फिटनेस की बात होती नहीं। एक्टिव लिविंग इज नॉट इवन पॉसिबल नाउअडेज। आप सड़क अपनी जो सोसाइटीज में रहते हो आप सड़क पे निकल नहीं सकते हो, एक्सीडेंट गिरने का खतरा, वो सब तो अलग हम बात करेंगे अभी। सो ये जो सिचुएशन हो गई है, एक्टिव लिविंग इज डिफिकल्ट, और आप सडनली ओवरनाइट एक्टिव लिविंग नहीं कर सकते। बट एक चीज आप कर सकते हो कि घर में खाने को रेगुलेट कर सकते हो। सो यू कैन ब्रिंग डाउन ऑन दोस कार्बोहाइड्रेट, चाहे रोटी हो, चावल हो, मिलेट हो। वो कोई भी खाना किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि अब मिलेट खाना है कि राइस खाना है कि रोटी खाना है कि दाल खाना है, क्या खाना है ना। तो वंस यू नो कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट, मुझे कार्बोहाइड्रेट इतना खाना है, फैट इतना खाना है, प्रोटीन इतना खाना है, ऑल्स एवरीथिंग। तो ये जो डिस्कशन है कि चावल खाएं कि रोटी खाएं, दाल खाएं, ये खाएं, तो दैट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। बट अगेन इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये रिडंडेंट बात है। So can I just answer in a different way? तो अभी क्या करते हैं कि हम सब लोग ये क्वेश्चन पूछ के गुड और बैड के जैसे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट यस और एब्सोल्युटली नो में आंसर चाहिए, बाइनरी आंसर चाहिए सब, ऑल और नथिंग अप्रोच काइंड ऑफ। या तो बाइनरी आंसर नहीं है इसका। ज्यादा जो मृणाल ने समझाया उसका अप्रोच ये है कि बॉडी की चेंज लाइफस्टाइल के हिसाब से बॉडी की रिक्वायरमेंट ये है, और बॉडी की रिक्वायरमेंट कौन से फूड आइटम से फुलफिल हो सकती है। अगर हम उसे मैच कर दें तो आपको ये निकल के आता है कि क्या हम कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, बजाय यस और नो लेने के कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं ये बता सकते हैं। कैन आई गिव अनदर एग्जांपल, लाइक अ सिंपलर एग्जांपल? आप जैसे हम एयर ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास से हमको 7 kg अलाउड है सूटकेस में, राइट? अप्रोक्सीमेटली डोमेस्टिक ट्रैवल में 7 kg अलाउड होता है, राइट? यस 7 kg कैबिन में। तो सूटकेस में 7 kg अलाउड है आपको। तो अब आपने क्या किया, सूटकेस लिया और उसमें सारे जो फेवरेट कपड़े वो सब डाल दिया। ये साड़ी अच्छी लगती है, ये सूट अच्छा लगता है, ये सब डाल दिया। अब पूरा भर गया सूटकेस को, वे करके देखा 7 kg हो गया। देन यू सडनली रियलाइज कि अरे जाते हैं तो थोड़े अंडरगारमेंट्स भी रखने पड़ेंगे, थोड़ी टॉयलेटरीज भी रखनी पड़ेंगे, अरे शूज तो रखे नहीं, और अरे हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ठंड पड़ती है तो हमको स्वेटर भी रखने हैं, मोजे भी रखने हैं, कैप्स भी रखने हैं, मफलर रखना है, ये भी रखना है। तो क्या करोगे? तो भी 7 ही kg में रखना है सब कुछ। तो जो आपने पहले कर लिया उसमें से कुछ बाहर निकालोगे, जगह बनाओगे, फिर बाकी चीजें रख लोगे, करेक्ट? पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सूटकेस पूरा खाली कर दोगे कि हम बाकी सामान नहीं ले जाएंगे, कपड़े नहीं ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं करोगे, करेक्ट? तो ऑप्टिमाइज करोगे, राइट?
Yes. तो समझ लो कि ये पेट है, अभी भरा है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। पर अभी तुम सडनली रियलाइज करो, जैसे डॉक्टर मिनाल बताएंगे कि प्रोटीन भी खाना चाहिए, थोड़ा डाइटरी फैट होना चाहिए, थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, पर पेट तो पूरा भर गया कार्बोहाइड्रेट से। तो अभी क्या करोगे, इसको थोड़ा कम करोगे so that you can include everything else. Yes, yes. Basically, space is limited. और आपने फेवरेट फूड से उसको फिल कर लिया है, लेट्स से, कर लिया है, और अब जरूरी चीजों का ध्यान आ रहा है कि अब कि ये चीजें भी खानी थी, ये तो जरूरी है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा उस जगह का जहाँ पर होना चाहिए था। तो ऑप्टिमाइजेशन की जरूरी है, इसलिए खाने को गुड और बैड के टर्म्स में नहीं सोचते रहते, खाने को बॉडी की रिक्वायरमेंट से सोचना शुरू करेंगे तो हमारे लिए मील प्लानिंग बड़ी आसान हो जाती है। No, good bad is basically that's a moral question. Moral question. It's a moral question. रोटी चावल में कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी पूरा सूटकेस रोटी चावल से ही भरा हुआ है, वहां पे जाके सिंपली स्पीकिंग हाई ग्लाइसेमिक लोड के कार्बोहाइड्रेट से पहले भर लिया, क्योंकि वो पैलेटेबल होता है और हाईली पैलेटेबल है, और माइंड को ऐसे लगता है कि वो तो खाना ही चाहिए, पर तो इसलिए वो सूटकेस भरा हुआ है, अभी थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी बाकी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। उसको खाली करके राइस को हटा के मिलेट भर दो, बात एक ही होगी, फर्क नहीं पड़ा। करेक्ट, बात वही है। एक और चीज भी, हाँ मुझे एक और चीज अभी याद आई, पता क्या, क्योंकि अभी होता क्या कि आई हैव रेड सो मेनी थिंग्स हियर एंड देयर, तो कभी लगता रहा कि क्यों है वो चीज। आज जब से मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज बड़ी छोटी छोटी लिंक होती जा रही चीज है। आई टेल यू समथिंग कि जो मैंने कभी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी कि जो हमारे पाव भाजी है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 और 1860 में, समवेयर अराउंड मुंबई में। वो भी एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने इंट्रोड्यूस करा था कि हमारे जो वर्कर है वो खाना खा के ना आलस है तो उनको नींद आती है, तो लेट्स इंट्रोड्यूस अ मील जो सस्ती हो, हल्की हो खाने में और जल्दी खाई जा सके। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस क्या करा, पाव भाजी। पाव भाजी वहां से इन्वेंट हुई फिर, कि उसमें क्या है, बटर आ गया, आपकी वेजीज आ गई सारी की सारी, आपके उसका पाव आ गया, तो आप उसको फटाफट खा लो ताकि वर्कर्स काम कर सके। एग्जाम्पल जो एग्जैक्टली आपने करा कि ब्रेड के अंदर उसके जैम लगा के आप देखिए ताकि काम हो जाए फटाफट आपका। तो वो एक बिल्कुल प्रॉपरली वो चीजें लिंक होती जा रही कि हाँ मैंने कभी ना कहीं चीज पढ़ी थी, वो नाउ साइंटिफिक तरीके से उसको सोच पा रहा था, लॉजिक समझ आ रहा है कि क्यों वो चीज ऐसी क्यों है। और इतनी रोटी कौन बनाएगा ना बैठ के किसी को खिलाने के लिए, तो बना लो वो इंडस्ट्रियली बन के आ सकते हैं, जगह रखे हो सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ भाजी रोज बनानी पड़ेगी, तो फिर भाजी का ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट, वो कार्ब्स और फैट खा लिया ताकि काम कर सके फटाफट, और वो लग गया अपने फैक्ट्री में काम। भाजी का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है, सब्जियां हो गई महंगी, आलू हो गया सस्ता, तो भाजी में आलू हो गया, सब्जियां हो गई गायब। मतलब ऐसा होता है कि लोगों का ब्रेकफास्ट मैंने देखा है कि सुबह पराठे के साथ आलू खाएंगे, चाय पियेंगे और चले जाएंगे और काम पे। तो ऑल्दो वो एक इंस्टेंट एनर्जी तो मिल गई, लेकिन वो बाद में जो क्रैश आता है, फिर वापस भूख लगती है, वो मतलब होने लगता है। कार्बोहाइड्रेट से तो देखो नितिन, तो कार्बोहाइड्रेट से तो ऐसा ही है कि हम लोग जो इफ यू नो अबाउट दिस फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, होता है पोस्ट पीपी करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सुना होगा तुमने, जो डायबिटिक्स वगैरह लोग करते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मेजर करते हैं, पोस्ट खाने के बाद मेजर करते हैं। तो उसमें देखा होगा कि जो ग्लूकोज हम मेजर करते हैं खाने के बाद, जो मेजर करते हैं कि देखते हैं कि 2 घंटे बाद कितना राइज करा है, 2 घंटे में कितना राइज करा है। तो ग्लूकोज की जो लाइफ है ना, एनर्जी देने की लाइफ है, वो 2 घंटे है वो। तो क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज 2 घंटे बाद डिप करने लगता है, फिर दोबारा भूख लगी। अभी क्या होता है कि एक मैं तुम्हें बता, जो न्यूट्रिशियस जो ये तो डेटा है, तो वर्ल्ड का डेटा है, इफ यू चेक इट आउट इन आवर वर्ल्ड इन डेटा में चेकआउट कर सकते हो। जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, न्यूट्रिशियस फूड तुम्हारा जो एनर्जी डेंस फूड से, जो जिससे ग्लूकोज हमारा बहुत तेजी से बढ़ता है और एनर्जी आती है, एनर्जी डेंस फूड से 4 गुना एक्सपेंसिव होता है। सो एक मजेदार बात बताओ, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए पता है हमें क्या चाहिए? रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें ऐसा चाहिए कि इंसान को बार बार भूख लगे, ठीक है, हमारा खाना सस्ता हो, खाना सस्ता हो और बार बार भूख लगे। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर न्यूट्रिशियस फूड खिलाओगे वो 4 गुना एक्सपेंसिव है, तो वो चल ही नहीं सकता है रेस्टोरेंट, क्योंकि बिजनेस ही सस्टेनेबल नहीं है। तो सारे जो रेस्टोरेंट भी सर्वाइव करते हैं, इसी पे सर्वाइव करते हैं कि यू डिराइव मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ एनर्जी, गिविंग एनर्जी डेंस फूड, और ऐसा एनर्जी डेंस फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हो, जिससे कि हर 2-2 घंटे में भूख लगे, कि एक स्टॉप पे रुको, थोड़ी देर में फिर भूख लग गई जाके। नहीं, कार्ब्स आई थिंक हमारी डाइट में आए ही इसीलिए, और आए ही इस तरीके से क्योंकि दे आर सो अफोर्डेबल टू पिक और दे आर इजीली अवेलेबल। कार्ब्स अफोर्डेबल इसलिए हुए क्योंकि इनिशियली जो हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, सारा जो हमारा
डेवलपमेंट है सो कॉल्ड ये फिजिकल एक्टिविटी के अराउंड था। हाँ फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल तो देवर लोग आप बैठ के डेस्क जॉब नहीं होती थी ना, फिजिकल एक्टिविटी के अराउंड। तो जिस चीज की भी ज्यादा डिमांड होती है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे वर्ल्ड में जो मैक्सिमली जो प्रोड्यूस होती है चीजें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है 3 है, वन इज राइस, वन इज व्हीट एंड वन इज मेज। ये 3 चीजें प्रोड्यूस थर्ड इज कॉर्न, मेज एंड कॉर्न, ये वर्ल्ड में मैक्सिमली प्रोड्यूस होती है। इसलिए प्रोड्यूस होती है कि अभी इसको कम नहीं कर सकते क्योंकि सबको यही करना आता है। जितने फार्मर्स हैं सब लोग यही सीख गए हैं। और वेजिटेबल्स का प्रॉब्लम क्या है, ये सीड्स के साथ इजी क्या होता है, आप स्टोर कर लो, कोई स्टोर करने में इशू नहीं है, ट्रांसपोर्ट करने में इशू नहीं है, कोई स्टोरेज का इशू नहीं है। तो मगर आप वेजिटेबल्स आप उगाओ, वेजिटेबल्स उगाना डिफिकल्ट है, सीजन होता है उनका, उनको ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, स्टफ लाइक दैट, पेरिशेबल होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। So summarizing the first point of Dr. Mrinal, carb is a business for carb, if somebody has to remember in one line. So if you start your day with high glycemic load carbohydrate, the business is rolling now. तो इसके मैं श्रुति को भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। श्रुति ने जो एग्जांपल दिया था ना, लाइफस्टाइल चेंज हो गई। अभी चक्कर क्या है, फूड को अगर चेंज करना हो ना, फूड को चेंज करना भी इतना आसान नहीं है। जो हमारा क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो हो रहा है somewhere in between like this. Yeah, correct, absolutely. It's like, no, you have to have healthy eating plus active living. Healthy eating and active. आपसे बात करके ना सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं जेन्युइनली। ना बचपन में पढ़ते थे कि एवरी कंट्री हैज टू गो थ्रू विद 3 थिंग्स, दैट फर्स्ट एग्रीकल्चर, देन दे गो टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन दे गो टू सर्विस। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसी हिसाब से हमारे फूड्स भी रेडी हुए, हाई कार्ब, हाई सब कुछ, कि सबको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सब फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं। बट हुआ क्या, इंडिया को क्या कहा जाता है कि एग्रीकल्चर के बाद डायरेक्टली वो हम सर्विस इंडस्ट्री में आ गए। हमने किसी ने फिजिकली कुछ किया ही नहीं, हम सीधा डेस्क जॉब पे। अभी भी मैं 9 घंटे बैठ के आया हूँ, अभी भी मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। कितना खाना मुझे खाना चाहिए, बहुत थोड़ा सा, बट मैं खाता बहुत सारा। मतलब ये that's again a wrong concept. You have given another wrong concept. It's not कि तुम्हें कम खाना चाहिए, but physical activity is सही खाना चाहिए, right kind का food. yes to be खाना तो नहीं खाऊंगा मैं, जितना हमें हमारी बॉडी को जितना चाहिए तो मैं तो खाओगे। It's about the composition of food. Correct, absolutely. Not about eating less or more. क्या होता है ना, तो there is something called hunger. Yes. We are into a more sugary carbohydrate में हमारी हंगर भी हैक हो जाती है कि शरीर को तो लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही होगी शायद, तो भूख लगती रहती है। इस तरह से डिजाइन्ड है, इंटरनल सिस्टम डिजाइन्ड है उस तरीके से। तो अभी क्या है ना, फूड के ना कॉम्पोजिशन को चेंज करना। बहुत लोग क्या करते हैं, भूखे रहते हैं, विल पावर, दे थिंक दैट कि लूजिंग वेट एंड इज अ फिट रहना इज अबाउट विल पावर। इस विल की बात नहीं है, विल पावर से कितना चलोगे यार, मतलब थक जाओगे थोड़ी दूर जाके। उससे होगा स्ट्रेस, उससे होगी बीमारी। बहुत सारे लोग होते हैं जो 700 कैलोरी फूड खाते हैं, इतना कम खाते हैं कि दुबले हो जाएं, तो वो दिखने और कि हम अच्छा दिखने लगे थोड़ा सा, शायद ऐसा कुछ। तो सस्टेनेबल नहीं होती। कुछ इक्का दुक्का लोग कर लेते हैं, बट पॉपुलेशन एट लार्ज सस्टेन नहीं कर सकते। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड। अब जैसे मान लो कॉम्पोजिशन ऑफ फूड चेंज करने में क्या होता है कि तो पराठा खाना ना सबसे सस्ता काम है। सच में। आटा ले आओ, आलू ले आओ एंड कोई सा भी रिफाइंड ऑयल सा तेल डाल लो। अब सोचो पराठे के बदले तुमको अगर 4 अंडे खाने हो सुबह, 2 चम्मच देसी घी पीना हो, प्रोटीन फैट भी, क्योंकि ये सब भी देखो, ये सब भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही है ना। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, खाना सब कुछ है। तो अगर तुम्हें 2-4 अंडे खाने हो भाई, 1-2 चम्मच देसी घी पीना हो, तो कॉस्ट एस्केलेट्स। सो कॉस्ट। और अगर आप वेजिटेरियन हो और अंडे नहीं खाने हो और कोई वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन खाना हो, बिकॉज़ आई एम श्योर द व्यूअर्स आर ऑल काइंड, तो 100 ग्राम पनीर ना आप एट मार्केट से एट सोर्स तुम्हारा 40 रुपए का आता है 100 ग्राम पनीर। इट्स एक्सपेंसिव। तो अभी इंडिया में अभी रिसेंटली स्टडी आई है, इंडिया में 74.1% लोगों को ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का स्टडी वो आया है, रिपोर्ट आया है, जिसमें इंडिया में 74.1% लोगों को न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेस नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम, हम इसको इतना छोटा ना समझें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार बात करना आसान होता है, तो इस पॉइंट से क्या होता है कि देयर आर लॉजिस्टिक्स आल्सो इन्वॉल्वड हियर। ऐसे मन में सोचने से नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं हम ये खा लेंगे तो बड़ा आसान काम है, नहीं, इट्स नॉट इजी।
But then I'm getting back to the parents conversation. So parents who are listening to this, जिनको access है, please आपके पास वो privilege है, nutrition की, don't let go that privilege. Not everybody has that privilege, but people who have the privilege must use that privilege. I know बच्चों को बोलो इतना पढ़ाया लिखा है, अंडा पनीर खिलाओ हमको। हाँ, exactly. तो जिनके पास privilege है, वो क्यों low grade food खा रहे हैं, ये थोड़ा सोचने का सवाल है. Yeah. Of course, there are people. हम ये नहीं कह सकते कि सारी population को nutritious food खिला देंगे overnight. Direct message to people. इस चीज को ना श्रुति जो कह रही है इसको टेक्निकली बोलते हैं हम, जैसे अब जैसे मान लो हम if I use a word phrase like food insecurity, से क्या समझोगे food insecurity से? ये शायद खाना नहीं मिल रहा होगा, गरीब सा आदमी होगा, कमजोर सा आदमी होगा, मतलब ना धक्का दे जाएगा. That's one thing I understand by food insecurity. कोई आदमी. So अभी जो श्रुति की बात कर रहे हैं ना कि लोगों को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, लॉजिस्टिक्स समझ नहीं पाते, तो ऑल्दो दे हैव वेल्थ, दे हैव मनी, ये 70 ये नहीं बोला गया कि 74.1% लोग गरीब है हमारे देश में. करेक्ट ऐसा नहीं है इनकैपेबल है, इनकैपेबल नहीं हो. So नॉलेज नहीं है. So these kind of people जो न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, इनके पास रिसोर्सेज होते हुए भी ये एनर्जी रिच फूड ही खा रहे हैं ये. This falls into the category of moderate food insecurity. और moderate food insecurity से counterintuitively moderate, although we call it food insecurity, इससे होती है obesity, ना कि मतलब क्या starvation. दुबला पतला नहीं, मोटा होता है. But then that moderate food insecurity. Correct. Okay. You know, getting back to this point again, like आपने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी करा था कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसको भी ऐसे भी देखें, अगर हम मार्केट में जाएं और इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट अ कैफे जो मुझे एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करेगा, आई हैव टू लुक फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट टू फाइंड वन कैफे. बट अगर मुझे कहीं देखना है जहाँ पर मुझे समोसे मिल जाएंगे, छोले भटूरे मिल जाएंगे, वो मुझे हर दूसरे कॉर्नर पे मिल जाएंगे. आई नो द इकोनॉमिक आल्सो, राइट? इट इज इकोनॉमिकली उनके लिए बेटर भी वही है चलाना, और कस्टमर रिपीट कस्टमर है वहां पर, वो भी समझता हूँ. लेकिन हाँ, रीजन उसका ये है कि अब अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, और इतना नॉलेज भी नहीं है किसी को कि एक्चुअली में इतना हमारे को हेल्थ को करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा. बिकॉज राइट नाउ एवरीबॉडी वांट्स अ क्विक रिजल्ट कि आज मैंने एक प्रोटीन शेक पी लिया, मुझे कल ही इसका रिजल्ट चाहिए मेरी बॉडी के अंदर. बट दैट नेवर गोना हैपन. एक तरुण, एक बड़ी मजेदार सी चीज अभी तुमने जैसे बोला ना, हेल्थी फूड, एक ना बहुत ही लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है, आदमी को ना वो बना, इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है कि हम तो क्या है ना कि अगर मैं तुमको एक एहसास दिलाऊं कि जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज इन सिंक विद व्हाट यू थिंक, कि तुमको मैं इंटेलेक्चुअल जैसा फील कराऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा. जैसे पाल तुमने अभी वर्ड यूज किया, फ्रेज यूज की, हेल्दी फूड. ये नितिन, तरुण, क्या आप हेल्दी फूड खाते हो? तरुण तुमको यस आई ईट हेल्दी फूड. बट देन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड हेल्दी फूड. खाना हेल्दी नहीं होता, इट्स द पीपल हु आर हेल्दी और अनहेल्दी. बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये सब होते हैं. हमारे पास बड़े एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ना किसी भी डब्बे में, खाने के डब्बे में, पैकेट में, किसी भी बर्गर में लिख देते हैं हेल्दी फूड. हाँ, ठीक है, और होता है वो मैदा. No, but there is, I'm not taking the name of the brand, but then there's a long bread and then some veggies and then a lot of sugary sauces into it, and it is known as the green or a healthy burger. I know that I'm not using that. You can take that. Yeah. So, when I look at that sauce, it's like, how are they branding it as healthy? What is the healthy portion? लोग ना मान लेते हैं healthy. It's a positioning, the positioning. I think इसके पीछे reason ये भी है कि the competitor that thing has is burgers, fries. So comparing to that, लोग सोचते हैं कि वो healthy है, although है वो भी है. हाँ, मतलब healthy जो ये जो usage of this, मेरा क्या है ना, जो ये जो term use करते हैं ना food के context में healthy, तो फिर उससे और चीजें निकलती हैं, less healthy, more healthy, could be healthy, ये कर दे तो ज्यादा healthy हो जाएगा. तो सेम फूड को लोग ट्वीट करते रहते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. तो एक बार हम फूड से ये हेल्थी टर्म हटा दें, तो देन वी आर एबल टू लुक एट फूड एज फूड इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड मे बी अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो हमको वो अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है कोई. हाँ, सारे आपको ये हेल्दी खा लो. सो गुड और बैड का लेवल हटाना है और हेल्दी और अनहेल्दी का लेवल हटाना है, और फिर थोड़ा बेसिक्स पे जाके ट्रेन करना है सब लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, कि फूड के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं. फूड कैन बी डिफाइंड एज हाई ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट, लो ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
dietary fat, and maybe micronutrients. So maybe these 5 components. Fiber comes in Fiber, carbohydrates. micro, so माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी डाल सकते हैं. सो 5 कैटेगरी में हमको फूड को डालना सीखना है और पहचानना सीखना है. सो दिस इज अ बेसिक एजुकेशन जो कि हम सारे पेरेंट्स को या हर उम्र के लोगों को देना चाहते हैं कि हेल्दी अनहेल्दी कहना छोड़ दो, गुड और बैड कहना भी छोड़ दो. Agree. ओके, बट ये शिफ्ट कैसे होगा? लाइक क्योंकि अब एक एज में आ चुके हैं कि वो हमारी भी कई बार नहीं सुनते, ठीक है, तो वो शिफ्ट कैसे आएगा? क्योंकि हम तो चलो अब सुन रहे हैं इस बात को, मे बी लाइक नितिन विल चेंज इट फ्रॉम टुमारो, आई विल चेंज इट फ्रॉम टुमारो, मेरे जो पीयर्स हैं वो भी कर लेंगे, बट दे आर एट द स्टेज की दे आर व्हाट लाइक कि वी हैव ऑलरेडी लाइक स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ ऑलरेडी व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, बट वो शिफ्ट कैसे लाए इस टाइम पे? तो उस पे कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा है वो? मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ. सो ना जैसे मेरे प्रोग्राम पे बहुत सारे पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, मतलब बहुत सारे एज ग्रुप के लोग 30, 35, 40, 45 के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो जैसे ही वो प्रोग्राम पे आते हैं और उनको बेनिफिट होता है तो उनका पहला चीज होता है, स्तुति कैन यू डू अ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चों के लिए कर दो ना, मतलब हमारे बच्चों को सिखा दो. तो मैं उनको एक जवाब देती हूँ जो मैं आप दोनों को भी देना चाहती हूँ. मैं जवाब देती हूँ, आप अच्छे से खाओ, बच्चों को ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, वो भी अच्छे से खाने लगेंगे. राइट? तो यू नो द आंसर, माय आंसर, मेरा आंसर है कि बच्चों से है कि आप सच में अच्छे से खाओ. आप उनको जो हम एज एन किड जो हम अपने बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं और या हम जो अपने पेरेंट्स को एडवाइस दे रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो उल्टा है. मतलब हम तो कहते हैं हम बर्गर खाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे उसके साथ में और हम बाकी चीजें भी करेंगे और तुम अच्छे से खाओ. तो ऐसे वर्क नहीं करता. तो हम खुद पे करेंगे, हमारी एनर्जी लेवल्स पे अंतर दिखाई देगा तो हमारे पेरेंट्स ऑटोमेटिकली हमारी बात सुनना स्टार्ट करेंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक and that's what I've done in my life also. I started changing my own life and then all the elderly people of my life started coming and asking me कि तुम जो कर रही हो वो हमें भी क्यों नहीं सिखा रही हो, मतलब उल्टा हो गया, हमें क्यों नहीं बता रही हो तुम, ऐसे ऐसे पूछना चालू किया. तुमने नहीं आपको बताने में ऐतराज नहीं है, हम आपको भी बताने के लिए रेडी हैं. सो रोल मॉडलिंग इज व्हाट इट इज कॉल्ड. तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, बड़े लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए सेम तरीका एप्लीकेबल है. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक एन एफर्ट टुवर्ड्स इट कि हम जैसे आप लोग ये एफर्ट लगा रहे हो कि एजुकेशनल पॉडकास्ट बना रहे हो जो कि सब लोग सुनेंगे, सो दैट्स इज गुड. जब डॉक्टर इस बारे में बात करते हैं और डॉक्टर के साथ एक मेरे जैसे नॉर्मल जिन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी ऐसे लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली लोग सुनना चाहते हैं. तो पेरेंट्स भी सुन रहे हो, आई एम श्योर पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे. वैसे हम लोगों ने क्या पेरेंट्स रिट्रीट प्लान करी है कि पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स आएंगे, मजे करेंगे, साथ में रहेंगे और हम उनको न्यूट्रिशियस खाना खिलाएंगे. तो बोलते ना हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी वो आएंगे तो अच्छा खाना खाएंगे तो थोड़ी खाने पे चर्चा होगी, वो अपने व्यू देंगे, हम उनके व्यू सुनेंगे, फिर वो हमारे थोड़े व्यू सुनेंगे. फिर वो जब ये जानेंगे कि जो दोनों लोग बातें कर रहे हैं ये भी कुछ 50 के होने वाले हैं तो, और फिर हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 60 के हो, वो गए हैं और वो लगते नहीं है. जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. तो वो खुद ही पूछना शुरू करते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हो भाई जो तुम हमें भी सिखा सकते हो. सो इट्स एक्चुअली लाइक अगेन लाइक अ रोल मॉडलिंग बट देन गिविंग देम अ प्रैक्टिकल लैब आल्सो कि देखो ये खा. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ स्पेस आल्सो, जहाँ पे हम लोग ये बॉडी मॉर्फिक ने अपना किचन खोला है तो वहां पर भी यही कर रहे हैं कि एक हेल्दी मील बनाते हैं और लोग खाते हैं तो उनको बेटर महसूस होता है. तो फिर वो पूछते हैं ये क्या है इसमें, व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली जो हम घरों में नहीं कर रहे. तो फिर हम उनको थोड़ी थोड़ी एजुकेशन देते हैं. इट्स क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर द एजुकेशन इंस्टेड ऑफ पुशिंग डिमांड फॉर इट. जैसे कि मैगी की डिमांड क्रिएट की गई ना, थी तो नहीं ना, चाय की डिमांड क्रिएट की गई थी तो नहीं ना, थी तो नहीं, क्रिएट की गई ना. तो हम हेल्दी फूड, व्हाटएवर, नॉट द हेल्दी फूड बट न्यूट्रिशियस फूड की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट वी कैन डू. No, but kudos to you कि आप उस चीज के प्रोग्राम को कर रहे हैं because I think we see camps for youngsters, we see camps for children, but we have rarely see any camp जो हम एक LD हमारे पेरेंट्स के लिए या फिर उन एज ग्रुप के लिए जो basically in their 30s or 40s. So kudos to both of you to having this initiative and doing this great work. Thank you so much for this. एंड नॉट ओनली द फूड, जो आई वाज सेइंग जो पेरेंट्स पे अगर हम बात करते हैं तो 4 मेन कंपोनेंट पे बात करते हैं. तो फूड इज वन कंपोनेंट तरुण. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मूवमेंट आल्सो.
पेरेंट्स है वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी ऑफ मूवमेंट, और जैसे उनको एक सर्टेन एज के बाद वॉक करने पे डर लगने लगता है, वो गिर जाते हैं, पैर मुड़ जाता है, अनइवन सरफेस पे नहीं कर पाते, अनअसिस्टेड वॉक नहीं कर पाते, छड़ी लेने का उनका मन नहीं करता, तो उनका मूवमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, और मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होता जाता है तो फॉल होने के बहुत चांसेस होते हैं. तो दैट्स अनदर एरिया दैट यू शुड आस्क अ लिटिल बिट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम डॉक्टर मृणाल. सो मूवमेंट इज सेकंड. थर्ड इज इमोशनल वेलबीइंग इज अनदर वेरी क्रिटिकल पार्ट, क्योंकि इमोशनल वेलबीइंग, क्योंकि बच्चे दूर चले जाते हैं, जैसे कि आप लंदन में रह रहे हो, I'm sure आपके पेरेंट्स यहाँ कहीं बैक इन इंडिया रह रहे होंगे. I don't know if you have other siblings, but who is there to look after them? They're feeling lonely. Do they have a new friend group or not? If they must have, made a home in another city जहाँ पे उनका friend group नहीं है. So emotional well-being is another very critical part of their well-being. The fourth critical part is sleep. अभी चूंकि अभी अधिकतर हमारे पेरेंट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज है, डायबिटीज होने पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कि रात में 3-4 बार जाना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, और वॉशरूम जाने के लिए जब वो रात में उठते हैं, आधी नींद में होते हैं, तब गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो पॉइंट नंबर 2 विच इज मूवमेंट, एंड पॉइंट नंबर 4 विच इज स्लीप. ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स है पेरेंट्स को, जिन पे हमको एजुकेशन नहीं होती, मतलब, और एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है. तो ये चारों कंपोनेंट बहुत जरूरी है पेरेंट्स की वेलबींग. एक्चुअली क्या हुआ है, देयर इज an idea called normalization of things. हम लोग क्या कर रहे हैं, और हाँ, नॉर्मलाइजेशन, कि आप नॉर्मलाइजेशन कर दो तो माहौल बढ़िया हो जाता है. आई रिमेम्बर माई फादर हु डाइड ऑफ डायबिटिक्स कॉम्प्लिकेशंस. तो डायबिटीज को आप देखना, अभी तो फिर भी काफी अवेयरनेस आ गई है. डायबिटीज पहले क्या होता था, हमसे एक जनरेशन पहले इट वाज नॉर्मलाइज कि दवा है, खा लो बस, बाकी जिंदगी चलती रहेगी. नॉर्मलाइज कर दिया, एक गोली बस खत्म. डायबिटीज इज मच मोर देन दैट. तो वैसे ही एजिंग को, जैसे पराठे को नॉर्मलाइज कर दिया, पराठा नहीं खाएंगे पागल हो गए हो क्या, चावल नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे तो खाओगे क्या, क्या खा रहे हो, डांट पड़ जाती है, एबनॉर्मल. इफ यू चावल और रोटी अपने प्लेट से हटा दो तो एबनॉर्मल है ये. सिमिलरली तो उन सब चीजों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है. तो सिमिलरली जो ओल्ड एज में जो आपका सो कॉल्ड डिसेबिलिटी है ना, उसका भी नॉर्मलाइजेशन है. कि तो बूढ़े हो गए हम, अब तो गिरना है ही है, मतलब धक्के खाना है ही है, चोट तो लगनी ही है, बैलेंस तो हो जाता है. ठीक है. तो क्या है ना, एक ना बैलेंस जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. बैलेंस आप balance, you need balance in the physical realm, in the mental realm, in the spiritual realm, in the social realm also. So agreed. Being off balance is not a normal part of aging. Aging का part नहीं है being off balance. किसी भी realm में, physical realm में हो, mental realm में हो, या बहुत तो बोलता रही कि उम्र हो गई है, भूल गए, सठिया गए हैं, भूलने लगे हैं. तो मेमोरी लॉस ये एजिंग का नॉर्मल चीज नहीं है. ये एजिंग हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब डिसेबल्ड हो जाओगे, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो अभी जैसे सुती का एग्जांपल था डायबिटीज. अब हम लोग बहुत बार बहुत चीजों को तो इलनेस को बीमारी समझते ही नहीं है. देखो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हेल्थ को डिफाइन करते हैं एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग. सो द एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू एज डिजीज. फाइन. तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई अब गिर जा रहा है, अब हम जैसे यंग हो गए, मान लो हम तो यंग नहीं है, 50 साल के होने वाले हैं. आप लगते नहीं हो सर, बिल्कुल लगते हैं. इनफैक्ट आप दोनों ही नहीं लगते. तो 22-23 साल के लड़के लोग गिरना एक नॉर्मल चीज है, गिर गए उठ जाओ मतलब ना. बट ओल्ड में क्या होता है, गिरना मतलब फॉल्स अपने आप में वी शुड थिंक ऑफ इट एज अ डिजीज. फॉल होने का मतलब है कि आपका एक बोन का फ्रैक्चर हुआ, मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बोन का फ्रैक्चर होता है, लीड्स टू लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी. कुछ लोगों को तो हिप फ्रैक्चर पर डेथ हो जाती है, हेड इंजरीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. अब जैसे साथ में कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, तो हम लोग जैसे फॉल्स को, अभी फॉल्स प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजीज नहीं होती. हमारे यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता. चाइल्ड फ्रेंडली तो आउटडोर्स में देना, चाइल्ड फ्रेंडली, बच्चे गिर जाते हैं. तो वैसे सिमिलरली जो ओल्ड एज फ्रेंडली एनवायरनमेंट बड़े कम है. तो अभी ओल्ड एज में लोगों को करना क्या होता है कि एक तो विजन थोड़ी सी ऑफ हो रही होती है धीरे धीरे. अगर मान लो किसी को डायबिटीज है तो उससे विजन ऑफ हो रही होती है. अब उससे डायबिटीज है मान लो, उससे तो पैर के सेंसेशंस भी धीरे धीरे जा रहे होते हैं. देयर इज नो एक्सरसाइजिंग, तो मसल स्ट्रेंथ में बैलेंस नहीं है. तो
इन सब चक्करों से गिरने का चांस बहुत बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो इन सब Correct. चीज़ों पे हम ये इस रिट्रीट में हम इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, बताना ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि जैसे ओल्ड एज में कुछ रूटीन में चीज़ें करनी चाहिए, जैसे अपने आई चेक कराओ, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, फॉल से बचना है, क्योंकि फॉल हो गया तो फिर तुम्हारे काम खराब। मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तुरंत बढ़ जाते हैं। A line I want to say, बाबूजी, मरने से डर नहीं लगता, पर मरने और जो जीने के बीच के जो उम्र है ना, जो तकलीफें बहुत बढ़ जाती है, उससे डर लगता है। क्योंकि हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो आई चेकअप आपको सिंपल काम करने होते हैं, फॉल से बचने के लिए सिंपल काम करने होते हैं आपको। तो आपके आई चेकअप दिखना चाहिए, आई चेकअप करा थोड़ा सा। अगर मान लो डायबिटीज नहीं भी है, कुछ भी और कोई डिजीज नहीं है, फॉल एल्डरली है, फॉल प्रिवेंट करने के लिए आई चेकअप करा लो रूटीन में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, मतलब ना एक्टिव लिविंग करो। तीसरी चीज है आपका ये कर लो कि घर को अपना सेफ बनाओ। अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड था रिसेंटली, अच्छा सुंदर से कहते मैंने बहुत सुंदर सा घर डिजाइन करा है, घर के अंदर पिक्चरों में दिखाते हैं, घर के अंदर सीढ़ी लगाते हैं ऐसे करके, लगाते हैं कि मम्मी गिर गई वहां से, तो मम्मी गिर गई सब तो बाथरूम में आपकी स्लिपरी टाइल्स होती हैं, होल्ड करने के लिए। आपने देखा होगा ज्यादातर हाउस होल्ड में जो वेस्टर्न कमोड्स लगाते हैं, उसके साइड में पकड़ने के लिए कुछ नहीं, ट्रेन में होता है ना पकड़ने के लिए ऐसे डंडा सा होता है, Correct. नहीं होता। देयर आर एल्डरली इन द हाउस, बट पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता। सडनली रिमोट से उठा, स्लिप किया, बहुत चांसेस होते स्लिप करने के, वॉश से लड़ गया, ऐसा कर गया। पकड़ने के लिए कुछ बाथरूम में ना, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता वॉश बेसिन के अलावा। आपका हाथ कहाँ जाता है? तो बाथरूम में जब आदमी स्लिप करता है, जब छोटे बाथरूम में आदमी स्लिप करता है ना, तो सबसे पहले जाता है हाथ वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन जो है ना स्टेबल नहीं होता, उखड़ जाता है वो। तो किसी भी बाथरूम में आपको नहीं मिलेगा कि हैंडल्स लगे हैं सब। तो ये सब जो ना हो। So ये अवेयरनेस है, वही वाली बात है कि अवेयरनेस है, फिर एक्सेप्टेंस है और फिर एक्शन है। तो अवेयरनेस के डोमेन पे नितिन और तरुण बहुत सारा काम कर सकते हैं। एंड अवेयरनेस होती है तो स्लोली एक्सेप्टेंस भी आती है। Yes, agree. Correct. And Correct. No, Netra, please continue. Sorry, please continue. हाँ, मतलब मेरा बस पॉइंट ये था कि ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो मतलब आप बता रहे हो, और लोग देखते हैं अपने आसपास ये कि वो पेरेंट्स गिर गए या उनको कुछ हो गया, बट इसके लिए क्या किया जा सकता है उस बारे में नहीं सोचते लोग। मतलब मैंने ये देखा है नॉर्मलाइजिंग थिंग्स के बारे में, मतलब इतनी सारी चीजें। मतलब मैंने रिसेंटली सुना था कि मेरे ही रिलेटिव में किसी को हार्ट हेल्थ लेट से इशू हुआ, तो फैमिली वाज सो नॉर्मल के कुछ नहीं, स्टंट डल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट्स बेसिकली। हाँ, मतलब दे आर सो रेडी सोचते कि एज का बाय प्रोडक्ट है। हाँ, यस, हार्ट हेल्थ कैसे ठीक करी जा सकती है वो आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है क्या कैसे के स्टर्न डल गया, ये हो गया, मतलब अब एक ऑल्टरनेटिव्स निकाल लेते हैं फटाफट, छोटे से छोटा नॉर्मलाइज कर दिया स्टर्न डलना आज की डेट में इतना कि और बहुत जल्दी डल जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो इतना नॉर्मल हो गया कि वो फलाने ने डलवा लिया, उसने डलवा लिया। सो यस, नॉर्मलाइजिंग थिंग। और जो एक्चुअली नॉर्मल होना चाहिए, जैसे हैविंग हैंडल्स इन वॉशरूम और घर के स्ट्रक्चर में कि सबको ध्यान रखते हो घर का स्ट्रक्चर, वो नहीं है। मतलब हाँ नहीं, वो देखो इसको एक और एक सेकंड, मैं स्टैंड की बात पे बता। देखो स्टैंड अभी कैसे समझा है लोग, पता है लोग देयर इज अ फ्लॉ इन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ ना वी ऑल ऑफ अस वी वांट टू फील इंटेलिजेंट, दैट मेक्स अस फील गुड। ना हमें बात समझ में आ रही तो सही होगी बात। तो इफ तो स्टेंट को, कि स्टेंट पता है क्यों लोग एक्सेप्ट करते हैं बहुत बार स्टेंट, बिकॉज दे थिंक ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टरी लाइक ए प्लम्बिंग प्रॉब्लम, कि नाली फंस गई है तो उसको ना बाईपास कर दो, बीच में स्टैंड लगा दो तो पानी निकल जाएगा। while missing the whole point that this ये जो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। ये पूरे शरीर की प्रॉब्लम है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस एक पूरे शरीर की प्रॉब्लम है। इसको अगर हम सिर्फ प्लम्बिंग प्रॉब्लम की तरह सोचेंगे तो डेफिनेटली तो कुछ होने वाला नहीं है। हेल्थ पे लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा हमारे वो हो गया, चलो हम उसको स्टेंट लगा दें। But not to say that stents are useful. Stents are definitely useful. But then जो लोगों का जो सोच है ना about disease and stuff, that also needs to change. अभी इसमें क्या है ना, हमारे जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं, we work with diseases. अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम तो रोटी बंद हो जाएगी हमारी, मतलब so बहुत बार क्या होता है ना, anyways, तो बहुत बार क्या होता है,
ये जो हेल्थ से जो डिजीज का जो ये जो ट्रांजिशन है, जो ग्रे जोन है ना, ये ग्रे जोन है। इस ग्रे जोन में एजुकेट करने के लिए कोई नहीं है। तो इस ग्रे जोन में इंसान अकेले ही चल रहा होता है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, हैंड होल्डिंग नहीं है कि आप एक हेल्दी होते हो, आपके पास हेल्थ है, हेल्थ से डिजीज में जा रहे हो आप। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स दैट हैपन उस रास्ते में, which are reversible, this applies to everyone irrespective, which are reversible। तो वहां एक बार पहुंच गए तो फिर तो कहानी अलग है। सही। चीजें बहुत, फिर चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कंट्रोल करनी पड़ती है। दे आर नॉट रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग सुना होगा कि अचानक हल्ला करने लगता है, कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा अब मैं डायबिटीज 125 आ गया, मेरा ब्लड शुगर अब 26 आ गया, तो मैं डायबिटिक हो गया। तो लोग फिर जोश में आ जाता है अचानक, अब हम ना डायबिटीज रिवर्स करना है। तो कहीं सुन लेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा, अब हमारा रिवर्सल करा दो। तो भैया रिवर्सल नहीं होता है। दीज आर सम स्टडीज जिसमें एक स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में देयर डेफिनेशंस, उसके बेसिस पे रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आया है। बट रिवर्सल तक, जो डायबिटीज तक पहुंचना ही क्यों, जब डायबिटीज से पहले ही आप बहुत बार इसको रिवर्स कर सकते हो, तब कोई कुछ नहीं करता। मतलब 100 से 125 के जोन में, जो उसको हम ग्रे जोन कहते हैं, तो उसमें इतना सारा इंटरवेंशन किया जा सकता है जो लोग नहीं करते। 125 को क्रॉस करने का वेट करते रहते हैं। कनेक्टिंग इट टू एल्डरली ऑल्सो, अगर आपको पता चल गया है कि आपका थोड़ा हिलना डुलना चालू हो गया या आपका मोबिलिटी थोड़ा खराब हो रहा है, तो लोग वेट करते हैं कि पहले फॉल तक, उसके बाद एक्शन लेते हैं। पर अगर उनको पता चल गया तो उसके और पहला फॉल से पहले हम बड़े सारे एक्शन हैं जो मैंने 4 डोमेन बताए, उनमें हम उन एक्शंस को ले सकते हैं। दैट विल बी रियली गुड। सो प्रिपरेशन के नाम पे लोग अच्छे डॉक्टर्स का नंबर और अच्छे हॉस्पिटल्स का नंबर सेव करते हैं, बजाय कि ये करने के कि भाई इस इंसान की हम क्या करेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब प्रिपरेशन करते हैं, बच्चों का नंबर स्टार में सेव करेंगे, हॉस्पिटल का नंबर स्टार में सेव करेंगे, गाड़ी कहाँ से आएगी इमरजेंसी में ये इंतजाम करेंगे। पर ये नहीं प्रिपरेशन करते कि उस सिचुएशन से कैसे बदला जाए। इंश्योरेंस लेंगे कि कौन से बेस्ट हॉस्पिटल के बेस्ट कमरे का हमको एडमिशन मिल जाए, वो इंश्योरेंस। people think this is preparation. Okay, I'm not demeaning it, this is also preparation. Yes. But सॉर्बिट्रेट रखेंगे जेब में, ये सब प्रिपरेशन है। बट प्रिपरेशन का जो मेन कंपोनेंट है, जो 80% कंपोनेंट है, वो अपनी लाइफस्टाइल ऑल्टर करना है इन दिस 4 एरियाज: न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्लीपिंग पैटर्न एंड इमोशनल वेलबींग। इस पे एफर्ट लगाने की जरूरत है। रेस्ट 20% प्रिपरेशन है, इसकी जरूरत कम पड़ेगी, मतलब इसकी यूज करने के चांसेस हम डिमिनिश कर सकते हैं। एक्चुअली ये ना, ऑल्दो वी आर लाइक कभी हम हंसते भी हैं, इट्स नॉट, ये एक्चुअली कोई है भी नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग ना, कोई इसको सिखाने वाला कोई नहीं। मोस्ट ऑफ द डाइट जो प्रोग्राम्स हम देखते हैं, सबको ना पतला होना है। कि हमारे पास आते हैं बहुत बार ना, भगा देते हैं हम, क्योंकि हमारे गांव में शादी है, घर में शादी है, तो हमको ये वाला लहंगा पहनना है, तो हमको घुसा दो उस लहंगे में। तो भी तो चेंजेस दे। इट्स नॉट वेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। वेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। बट ये जो एरिया में हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं नहीं कि जहाँ पे कि भाई इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करें। तो समटाइम्स हमें भी लगता है कि यार हम क्या करें कि थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, कि लोगों का ध्यान फैट लॉस और वेट लॉस से हटे और थोड़ा हेल्थ की तरफ आए। बिकॉज अगर आप न्यूट्रिशियस फूड अगर खाओगे, न्यूट्रिशियस फूड जाएगा, तो जो वेट लॉस, फैट, वो ऑटोमेटिक है, आपका हंगर अपनी सब मैनेज हो जाएगी। अभी हम लोग जैसे पिछले नवरात्र चल रहा है, हम सब्जी खा रहे हैं, हम भूखे नहीं है, तो पेट भरा हुआ है। We don't think about weight, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मेरी लाइफ से। और मेरी भाभी की मदर है, तो उनको बोलती थी कि प्रोग्राम करो, तो उनको मतलब वो सुनती थी क्योंकि मैं स्पेशल हूँ उनके लिए, लेकिन उतने तवज्जो नहीं देती थी। फिर एक दिन वो गिर पड़ी, फॉल वॉक का मतलब, और उनका थोड़ा हाथ टूटा, थोड़ा हिप फ्रैक्चर हुआ। तो बोलते ना, आई स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट वाज हॉट। तो मैंने बोला, आंटी अब तो करने की जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम, अभी जब डॉक्टर के साथ ये सब खत्म हो जाए तो फिर प्रोग्राम कर लो। तो आंटी ने फॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम पे आ गई। तो जब उनका सब रॉड वगैरह डला था ना हाथ में, तो डॉक्टर से उनको कहा था कि तुम्हारा हाथ इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा इतना ही जा पाएगा। तो फिर आंटी
के साथ हमने इन चारों डायमेंशन पे काम करना शुरू किया, न्यूट्रिशन पे, स्लीप पे, मूवमेंट पे, और सिंपल मूवमेंट, ऐसा नहीं कि मैंने उनको जिम भेज दिया, एंड इमोशनल वेलबींग पे। तो अभी आंटी बड़ी प्राउडली बताती हैं कि वो अपने घर की किचन में वो ऐसे कोई सामान रख सकती हैं और ऐसे उतार सकती हैं। और प्राउडली बताती है कि ये हाथ पहले उनके कंधे तक नहीं जाता था, नॉर्मलाइज हो गया था कि कंधे तक नहीं जाता, अब वो ऐसे हाथ करके दिखाती है कि मेरे हाथ रखे हो जाते हैं, which is so beautiful. So when we are talking about movement, some strength training, we are really not talking about making them, hourglass figure type. We are really talking about कि basic movement, कि वो अंतिम दम तक खुद से खाना प्लेट लगा सकें, खुद से खाना खा सकें, खुद से वॉशरूम जा सकें, इतना दिखाई दे कि खुद से फोन के नंबर्स डायल कर सकें, ट्रेन में चढ़ सकें, प्लेन में चढ़ सकें, अनअसिस्टेड। अपना अगर बैग उठा के ऊपर नहीं रख सकते कोई बात नहीं, पर अपना ट्रॉली बैग खुद से खींच सकें, तो ये सब को बोलते हैं फंक्शनल फिटनेस। So what we really need to work with our parents is on functional fitness, कि लास्ट मोमेंट तक अपने सारे काम वो खुद से कर सके, एटलीस्ट बेसिक, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना ना बिगड़ जाए कि फूड यहाँ ना जा पाए। दिस इज कि अपने आप से हम वॉशरूम नहीं जा पा रहे, तो ये सब चीजें फंक्शनैलिटी हैं जिनको ट्रैक रखना। सुनने में लगता है कि अच्छा ये तो ऐसा तो होता है, गिवन ऐसा तो होता है, कि नहीं ऐसा नहीं होता। अधिकतर ओल्ड एज में लोगों के साथ ये सब लोग नहीं कर पाते, तो पर उसकी प्रिपरेशन अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पे लास्ट मोमेंट तक हम ये सब काम खुद से कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट द एम इज, कि हम ये सिखाना चाहते, इसकी अगेन आई गो बैक टू द 3 A's, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि देखो नहीं करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, कि आपको मेरा नाम नहीं याद रहेगा, आपको 5 बार पूछोगे बेटा तुम कौन, बेटा तुम कौन, वो डिमेंशिया। उनको ये अवेयरनेस देना जरूरी है कि वहां पहुंच सकते हो। डिमेंशिया बोलते हैं उसको, अल्जाइमर्स डिमेंशिया के नाम से जानते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। फिर उनको ये अवेयरनेस होना कि देखो ये खाना खुद से नहीं खा पाओगे या अपने आप वॉशरूम नहीं जा पाओगे। अवेयरनेस देना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अवेयरनेस के बाद फिर एक्सेप्टेंस आती है कि ये सिर्फ पड़ोसी के साथ नहीं हो रहा, साथ भी हो सकता है। फिर आता है जब अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस आती है तो फिर वो लोग एक्शन लेते हैं। सो ये चीजें तीनों एज उन पेरेंट्स को सिखाना बहुत जरूरी है। और जैसे बोलते थे ना, वो एक सीरियल आता था जिसमें बोलते थे ये दुर्घटना आपके साथ भी घट सकती है, मतलब एक्चुअली उनको ये समझना कि मतलब मैं तो ये रोज याद दिलाती हूँ कि ये जो ओल्ड एज है ये मेरी तरफ आ रही है या मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। तो अगर मैं रोज अपने पे काम नहीं करूंगी तो गॉड्स ग्रेस, बाकी तो गॉड्स विल है कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, लेकिन मैं भगवान के साथ नेगोशिएट तो कर ही सकती हूँ कि देखो मैंने अपने एक्शन पूरे लिए, तो मेरा दुख दर्द जितना रिड्यूस कर सकते उतना रिड्यूस कर देना। तो ये अवेयरनेस है मुझको, और इसकी एक्सेप्टेंस है that we are all walking towards death and we want to decrease the disabled suffering of the last years and the duration of the last final years of our life. वो decade भी हो सकता है, 9 साल हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं। तो ये अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन हमें अपने पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली सिखाने की जरूरत है। कैसे सिखाओगे? नॉर्मलाइज कर दिया गया ना उसको, सब नॉर्मल मतलब एफर्ट्स तो लगा ही सकते हैं। देखो हम बहुत एक्शन लगाते हैं, तो बहुत हार्ड है। जैसे अगर मेरी लाइफ में एक आंसर नहीं तो मुझको लगता है कि वर्थ द एफर्ट्स। इफ आई कुड चेंज मेनी, जैसे मेरी कम्युनिटी है उसमें से 10 में से सिर्फ एक ही यंगस्टर आता है। अगर 10 लोग आए तो एक यंगस्टर होगा और एक ओल्ड एज बंदा होगा। तो मुझे लगता है कि 8 लोग तो 35 to 55 वाले आए, और ये 2 लोग जो हैं ये मैं इनको काफी तवज्जो देती हूँ। यंग को इसलिए ये हमारा फ्यूचर है, और ओल्ड को इसलिए कर मैंने इनको थोड़ा इनकी लाइफ में अंतर लाया। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। I think if I put it in the short form कि अगर जैसे वो होता है ना कि किसी भी रिस्क के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और कंट्रोल। तो राइट नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द प्रिवेंशन साइड ऑफ इट मोर, कि उस चीज को प्रिवेंट ही किस तरह से करी जाए ताकि वो आगे जाके चीजें हमें को ऐसे नहीं कि इस स्टेज पर आ जाके हम कंट्रोल कर रहे हैं सारी की सारी, कि नहीं अब ये ना हो जाए, अब ना हो जाए, ना हो जाए। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी नाइस वे टू पुट इट इन, कि इसको हमको पहले से ही रोकना पड़ेगा।
प्रिवेंशन कम्स विद, सबसे पहले तो प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन करना मतलब वो होता है कि क्या प्रिवेंट करें। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल प्रिवेंट करना है, अगर किसी को कुछ याद रखना है तो ओल्ड एज all में prevent करना है। ओल्ड एज में किसी को बोलोगे आपने क्या प्रिवेंट, अच्छा डायबिटीज कैसे प्रिवेंट हो सकती है, अरे नहीं भाई, डायबिटीज की बात नहीं कर रहे, पहले गिरना प्रिवेंट कर लो। गिरना प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को, मतलब ये डायबिटीज को ही करना ही पड़ेगा, और अपना मसल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, मसल बिल्डिंग करना पड़ेगा तो प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यूनिडायरेक्शनल चीजें हैं। तो एक बार ये समझ में आ जाएगा, अरे गिरने से बचना है, तो फिर हम सब चीजें करने लगे। बहुत लॉजिस्टिक्स है गिरने से बचने के लिए, कौन सा फ्रिज खरीदना वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब ना। But awareness से शुरू होते हैं, मतलब it's not complicated for people listening to this one, पर हाँ, सब चीजों की शुरुआत अवेयरनेस से आएगी कि हम किस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बट राइट करुण, प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन होगा, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस का एक बड़ा एग्जांपल यहाँ पर है कि जैसे आई थिंक आज से कुछ टाइम पहले अवेयरनेस नहीं थी कि जब न्यू बॉर्न बेबी घर में आता तो हमारे को अपने जो स्टूल है या कुछ उसके कॉर्नर्स हमको प्रिवेंट करना होता है कि उनके सर पे ना लगे, राइट। अब धीरे-धीरे अवेयरनेस आई तो अब उनके ऊपर प्रोडक्ट्स आए, उनके ऊपर चीजें आई, राइट। द मोमेंट अवेयरनेस आएगी तो मे बी पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस कि ऐसे कॉर्नर्स पे हमारे को ये सब लगेगा। करेक्ट। So recently now on this only, Tarun, we visited an elderly people's home, और वो लोग थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर पे करते थे, उनके पास एक बेंच थी और वो ट्रेनिंग करते थे, तो वो तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मृणाल को कि आप एक बार देख लो, वेरीफाई कर दो। तो व्हाट ही वाज थिंकिंग कि डॉक्टर मृणाल उनको ये बताएंगे कि आप वेट ठीक से उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो। जी लोग के वहां पे, हाँ, सो बट मृणाल ने बोला कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो ये रूम का एनवायरनमेंट है, ये इनएप्रोप्रिएट है, जो उनके लिए ब्लाइंड स्पॉट था। डॉक्टर मृणाल एजुकेटेड देम कि अगर ये वेट किसी तरीके से आपका गलत जगह पैर पड़ गया, कुछ अगर आप इम्बैलेंस हो गए और आप गिरे, तो चोट इसलिए नहीं लगेगी कि आपका पोस्चर गलत था, पर आप जिस जगह गिरोगे वहां पे आपके पास गिरने की सेफ स्पेस नहीं है, वहां पे एजेस हैं, जो तरुण आप बात कर रहे थे। तो उनको बोला कि आप जहां एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप उस रूम में थोड़ा स्पेस बनाओगे, दैट इज बेटर, राइट। उन्होंने सोचा नहीं होगा, खुद नहीं सोचा होगा, उनके अकॉर्डिंग तो वो fish in the water cannot look at the water. Correct. So because they grew up in that home, मतलब they grew old in that home, so they can't think there's anything wrong about the structure of the home. इसमें पता है एक और चीज है, पता है हमारे there is a very different perspective I would like to give you on this. अभी जैसे वो है, उनके बच्चे चले गए हैं दूर, वही सेम बच्चे दूर चले गए, बट हमारे पेरेंट्स को ना बच्चों से बड़ा एक वो रहता है कि प्यार सा रहता है कि घर में ना बेड वेड रखा हुआ है, उनको ये भी, ये लोग समझदार लोग हैं, ये लोग जिनके यहाँ गए समझदार लोग हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बट इनको समझ में आता है। बट के दिमाग में एक और चीज है, हम घर में सारे बेड्स लगा के रखेंगे, बेड गद्दे जो है ना उठा देंगे, और जो बिस्तर है, बिस्तर लगा रहेगा, तो बच्चे आएंगे तो इसमें कहाँ सोएंगे, प्यार, बच्चों के लिए प्यार। बट उस चक्कर में, उस प्यार के चक्कर में आपके एक नेकेड बिस्तर पड़ा हुआ है, उसी कोने में बैठ के वो अपना वेट उठा रहे, डंबल। तो मैंने उनको दिखाया, अंकल ये देखो, ये जो कोना है ये आपके सर में लग गया, तो नींदें सबकी उड़ जाएंगी, सच में बिस्तर में कोई सोने नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस बिस्तर को उठा के बाहर करो, जब बेटा आएगा तो जमीन पे सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब किसी को एजुकेट करना पड़ता है, व्हाट वी आर डूइंग। कोई हमें बताएगा तो पेरेंट्स को फिर समझ आता है कि हम लॉजिक है, तो यही सब जो है अवेयरनेस का काम है, जो उनको कॉन्स्टेंटली करते रहने की जरूरत है। हमारे सोसाइटीज में ऐसा है कि टू मच ऑफ इमोशन, इतना इमोशन होता है ना कि इमोशन प्रिवेंट करता है आपको एक्शंस लेने के लिए, लेने से बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा। अभी जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखा था कि भाई पेरेंट्स लोग, आप लोग थोड़ा कसरत करो, कल को मतलब हमें से, मैं पेरेंट हूँ तो मुझे आगे चल के अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना हो जाए। अरे लोग एकदम पागल हो गए कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे इस बात में हो ही नहीं रही है। So this is how the mindset works, which is a problem कि लोगों को इस बात से भी दिक्कत होती है कि बहुत बार कि इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए अच्छे से, क्योंकि हम तो
ये श्रवण कुमार इज मतलब जो है ना एपिटोम। श्रवण कुमार बनने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, पर They हम कह रहे हैं want श्रवण कुमार बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, इसके लिए काम करें। दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम श्रवण कुमार। कि हमने मम्मी पापा को जो टोकरी में बैठा के ले घूमेंगे तो हमें मजा आ जाएगा। बताओ, जरूरत ही ना पड़े ना उनको टोकरी में बैठने की, साथ में ये माइंडसेट हम यंगस्टर्स को भी बदलना पड़ेगा कि कि भैया, मे आवर पेरेंट्स डोंट नीड अस, एंड इफ Yes. दे विल नीड अस वी विल बी अवेलेबल, बट मे आवर पेरेंट्स डोंट नीड अस, लेट्स वर्क टुवर्ड्स दैट। सेम पहाड़ में तीनों लोग श्रवण कुमार मम्मी पापा तीनों लोग पहाड़ पे दौड़ो ना, ट्रैकिंग करो, क्या दिक्कत है ना। तो इस बीच में पेरेंट्स भी बहुत बार प्रॉब्लम करते हैं। पेरेंट्स को बहुत बार ब्लैकमेल करते हैं। पेरेंट्स भी सोचते रहते हैं कि हम तो बूढ़े हो जाएंगे, बीमार होना तो नॉर्मल चीज है, तो हम अपने बच्चों की एक ब्रीड तैयार करते हैं जो हमारा ख्याल रखेंगे। तो ये Yeah. सब कॉम्प्लेक्स सोशल इमोशंस हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग हॉस्पिटल में देख रहे हैं सब, तो ये सब चीजें वर्क करती है बहुत ज्यादा। Yes. Okay. वेरी गुड, मतलब बहुत मजा आ रहा है मुझे तो और को भी आई होप आ रहा होगा। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पॉसिबली मेरा और तरुण दोनों का ही एक वो है, एक हमारा फोर्टे है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हम हमेशा से बात करते हैं। अब पेरेंट्स तो हमारे साथ जिम नहीं जा सकते। एक टाइम था जब वो हमें भी जिम जाने से रोकते थे कि मत जाया करो, क्या करते हो, प्रोटीन क्यों पीते हो। इवेंचुअली दे शिफ्ट टू दिस थिंग कि हाँ नहीं, जो कर रहा है ठीक कर रहा है और सही है। बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू गो जिम, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हैव अ वे प्रोटीन। तो उनके लिए वो घर पे ऐसा क्या बेसिक कर सकते हैं अपने लिए कि थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे बेसिक स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स वगैरह तो नहीं लगेंगे, तो क्या आप लोग क्या मतलब सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए उनको, मतलब थोड़ा बहुत भी? पहले कहना चाहिए आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। सॉरी, हम बहुत सारे तुम्हारे एजेस ग्रुप जैसे लोगों के पेरेंट्स हैं, यस एंड हम कर सकते हैं। ओके, सो आई ऑब्जेक्ट। ओके, आई एम सॉरी I know people who are 10 years, 15 years elder to me, and वो लोग कर सकते हैं। So again, I'm not like I'm only pulling your legs. I'm saying कि अगर हम पहले तो अगर हमको एक्सेप्टेंस होगी कि हमें सब करना है, हाँ नॉर्मलाइज कर दिया कि नहीं कर सकते। अब मैं जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अपने पेरेंट्स को माइंड में रख के पूछ रहा हूँ, सो थोड़ा सा उस हिसाब से It's hard, like it's hard. It's You a know, big why shift, मैं big shift to have कि सब कुछ बहुत ऐसे नहीं करना। Yes, please. पता नहीं है कि वो कर सकते हैं। I'm just telling you, कई बार उनकी बाजुओं में हमारी बाजुओं से ज्यादा ताकत होती है, जैसे कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी हमें तो लिफ्ट किया ही था, और उनकी जरूरत ये नहीं है कि वो पुशअप कर पाए। उनकी जरूरत पता है क्या नितिन, तुम्हारे आई डोंट नो वेदर यू हैव किड्स और नॉट, पर अगर तुम्हारे बच्चे हो तो उनकी जरूरत ये है कि वो बच्चों को उठा सके। उनकी जरूरत आज की डेट में ये है कि वो बच्चों को उठा सके। उनकी जरूरत ये है कि वो बच्चों को पार्क में सेफली घुमा सके। उनकी जरूरत ये है कि बच्चे अगर स्लाइड कर रहे हैं तो वो उनको सेफली ये काम करा सके। सो अगर पेरेंट्स को ये पता होगा कि वो ये अभी नहीं कर पा रहे, अगर उनका पेन उनके सामने क्लियर हो जाएगा, तो वो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए वो सब करने को रेडी हो जाएंगे जो तुम उन्हें कराना चाहते हो, विच इज अ स्ट्रेंथ वर्क। स्ट्रेंथ वर्क करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं होता, इज अनदर थिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को बेसिक बॉडी मूवमेंट समझ में आने लगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं, and that may not result in a bulky muscles, but it may result in real strength in them so that they can perform their basic things. Once again, I mean, why we are doing what we are doing is very important, and then how do we accomplish that is a secondary step. About the strength training is not equal to going to the gym. First of all, ये इसको तोड़ते हैं। मैं जिम नहीं जाती, पर मैं स्ट्रेंथ ट्रेन करती हूँ। हाँ, बेसिकली आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते होगे या वैसा? अच्छा हो गया आजकल ऑनलाइन पोर्टल से बहुत सारा बॉडी वेट एक्सरसाइज। जिम जो कन्वेंशनल जिम से दे आर मोर सेंटर्ड टुवर्ड्स लाइक डायरेक्टेड टुवर्ड्स एस्थेटिक्स। सो कॉल आपको ट्रेनर्स भी मिलते, सब भी मिलते, दे आर मोर अबाउट एस्थेटिक्स। जिम में बहुत बार क्या होता है, हाँ जिम कैन बी कि बहुत बार कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव आल्सो फॉर लाइक एल्डरली पीपल। आपको वहाँ पे यंग सा लड़का होता है, ट्रेनर होता है जो कहीं से कुछ सीख के आता है आपको बॉडी बनना, तो वो ओल्ड आदमी को देख के उसको भी समझ में नहीं आता कि मैं इनको क्या सिखाऊं मैं इनको। हाँ, तो उनको लगता है चलो आप भी बॉडी बना लो। चलो बहुत बार हमने देखा है तो चलो आए हो तो आप भी वेट उठा लो। बहुत बार इंजरी भी नहीं समझते, बहुत बार इंजरी होती है, इंजरी समझते नहीं। इंजरी ओल्ड एज में हीलिंग में टाइम लगता है, तो बहुत बार यंग के मुकाबले।
तो yes. इंजरीज होती हैं, फिर इंजरी होती है, फिर वो डिमोरलाइज हो जाता है इंसान की, चलो यार मतलब अब रहने अब दो मुझे- कुछ। हाँ, इनफैक्ट हमारे साथ yes. बॉल से बचना है और इंजरी से बचना है। सो स्ट्रेंथ हाँ। ट्रेनिंग के बहुत सिंपलर तरीके भी होते हैं जो किए जा सकते हैं। एनीथिंग आई वांट टू से वन मोर थिंग जो कि पेरेंट्स को अपील करेगा मेरा ये कहना, प्रोटीन शेक्स पीना भी बिल्कुल जरूरी नहीं होता। तो हमें लगता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इक्वल टू जिम, is equal to XYZ supplement, is equal to drinking certain protein powder. So just want to tell parents, I do none of these and I strength train. I am developing myself so that I can lift my grandchildren, maybe grandchildren, children from the floor and take them in my arms and I can, cradle them. So that's what I am making myself ready without going to gym, without having any XYZ gym supplements and without any drinking any protein shakes. तो ये सब Okay. myth है, छोड़ना I'm sorry to interrupt you, but इससे पहले कि मेरी मम्मी मेरा वे प्रोटीन का डब्बा फेंक दे, आप प्लीज ये भी क्लियर कर दो, आप और डॉक्टर दोनों, कि वे प्रोटीन वैसे नॉर्मली पीना, लाइक पीपल लाइक तरुण मी, आप जो हेवी डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछा करो जिनके आंसर से डिफिकल्ट हो जाए, पर यू गो अहेड। We can try answering, yeah. तो जो कि वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छे से, हाइपरट्रॉफी के लिए लेट्स से कर रहे हैं, तो हमारे लिए वे प्रोटीन ठीक है? बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप हाँ बोल दो। नहीं मैं आपको बताता हूँ दोस्त, एक होता है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज होती है कि जो अगर जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये फोन है और तो चार्जर ला दो, चार्जर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एक दूसरे के एक्शन को एनहांस करता है। ये फोन है, एसी का रिमोट है, ये सप्लीमेंट्री है। ये ओके, को हटा देने से इसके फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता और इसको हटा देने से इसके फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। तो सप्लीमेंट्स आर लाइक दैट। सप्लीमेंट मैटर ऑफ चॉइस। अगर आपको एसी में बैठ के अपना फोन यूज करना है, डेफिनेटली देन यू नीड बोथ। ओके, तो so आपकी रिक्वायरमेंट है, what exactly you are looking at, what exactly you are looking at, but normal bodily functions होती है, बच्चा उठाना, गोद में उठाना, हाँ उसके लिए तो नहीं है, but you have a certain goal, अपने गोल है तो डेफिनेटली कैन यूज सप्लीमेंट्स। बिकॉज़ सप्लीमेंट्स का एडवांटेज क्या होता है, कम क्वांटिटी में आपको कम फूड खा के आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। पर सप्लीमेंट्स का एक इशू क्या होता है, सप्लीमेंट्स ना एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। Yes. Supplements is an unregulated industry. So if you have to buy supplements, protein supplements, कोई भी supplement as a matter of fact, buy from trusted sources. If at all अगर लेना है for some particular goal in life, some purpose in life, otherwise normal day-to-day living में active living के लिए, जो कि हम लाइफ की जो फंक्शनल चीजें हैं कर पाए, दौड़ पाए, भाग पाए, जंगल में घूम पाए, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं होती है। But if you need I it will for give you a more technical, the trustworthy, always buy from trustworthy source, if at all. Yes. लंदन आके थोड़ा ये फायदा हो गया, बोल मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात इसमें बता सकती हूँ, विद फॉर यू एंड फॉर ऑल द यंगस्टर्स। 70-80 ग्राम प्रोटीन आपको नेचुरल सोर्सेज से खाना सीखो। So, आलसी है इसके लिए सप्लीमेंट्स मत खाओ। करेक्ट। इट्स अ सिंपल थिंग। जैसे मान लो आप ही डिसाइड करते हो कि मैं 120 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन खाना चाहता हूँ, ठीक है? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, 70, 80, 90 grams of protein should come from natural good source. Then whatever one scoop that you're taking, it's called supplements. Yes. Otherwise, if you are trying to put entire 120 from the powder, then you're going in a wrong direction. Then you're alsi probably. You're not lazy. You're not doing that work of finding 70 to 80 grams of protein in normal food. That makes you alsi. If you are an alsi person, what are you doing in the gym? So this is something that everyone needs to understand. तो मैं अपने प्रोग्राम पे लोगों को बोलती हूँ कि जैसे मेरे प्रोग्राम पे मेरे जैसे लोग आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी शुरू में अगर हम 70-80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, तो कि वो सारा का सारा नेचुरल सोर्सेज से आना जरूरी है। अगर हम लोग प्रोटीन पाउडर से लेना शुरू कर दिया, तो हम कभी एफर्ट नहीं लगाएंगे प्रोटीन को नेचुरल सोर्सेज से प्रोक्योर करने का, उसको खाने का, उसको डाइजेस्ट करने का। और फिर अगर हम सब नहीं करेंगे तो हम अपना मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्टिव सिस्टम को भी
नहीं कर रहे होंगे। तो इसके अगेन इसके बाइनरी आंसर नहीं है यस और नो में, इसका आंसर भी थोड़ी समझ में है, मतलब थोड़ा समझना नहीं, पड़ेगा। एवोल्यूशन में ऐसा होता है, देखो क्या होता है ना कि हम लोग वी आर आवर ह्यूमन बॉडीज आर इन अ डायनामिक काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, राइट? कि जैसा हम एनवायरनमेंट जैसा हम खा रहे होते हैं उससे उसके हिसाब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मॉड्यूलेट हो रहा होता है, मॉडिफाई हो रहा था। जैसे बचपन में होता था कि बड़ी जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो ऐसे बताया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, तो मैं मन में सोचता था कि यार ऐसा ना हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट कैप्सूल आ जाए, एक फैट का कैप्सूल आ जाए और एक प्रोटीन कैप्सूल आ जाए, और मान लो टेस्टी कैप्सूल। तो दुनिया से ना फूड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मतलब ना सच में पॉसिबली ऐसे ही सॉल्व कर रही है। फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। That's like for astronauts, तो but then that अब जब भी एस्ट्रोनॉट जब जाता है आता है ऊपर से, उसके कितने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कितने चेंजेस, जैसे आप खाना खाओगे कुछ भी करोगे तो आपका जीआईटी चेंज हो जाएगा, प्रोटीन पाउडर खाते रहो चेंज होगा, जीआईटी चेंज होगा। सो लॉट ऑफ देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी आप करते हो ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीफोल्ड होते हैं। मे बी देयर इज वन पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस यू माइट अप्रिशिएट किया, चलो मसल बड़ी हो गई, there could be a consequence जो कि you that could be undesirable or maybe not manifesting now, it might manifest later. ये हमें पता है जो हमारा खाना है, फूड है जो नेचर में अवेलेबल है, जो हम खाते हैं, फूड हमारे लिए सेफ है, ये हमें पता है। तो प्रोटीन पाउडर्स एंड जो भी हमको कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोटीन पाउडर्स, ये पाउडर वो पाउडर, इसमें एक बहुत बड़ा एक सेफ्टी इशू है क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है। एंड हाउ इट इज, यू नो, आपके शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ खा रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब जब हम चॉकलेट खा सकते हैं तो प्रोटीन पाउडर खा ही सकते हैं, जब चीनी खा सकते हैं तो प्रोटीन तो डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर खा सकते हैं। यस That's not our goal, that's not the whole idea, that's not the whole इनफैक्ट idea. मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, तो मैं जैसे कभी-कभी बहुत ज़्यादा नहीं जाती मैं शॉपिंग पे, पर कभी-कभी शॉपिंग पे जाती हूँ तो आजकल प्रोटीन बार्स बहुत फेमस हैं। एंड स्पेशली मैं थोड़े दिनों तक बहुत सारी ट्रैकिंग्स भी करती थी, तो बहुत सारे ट्रैकर्स जो है वो प्रोटीन बार लेकर आते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी मैंने देखा कि प्रोटीन बार देखते जाएँ कि कितना प्रोटीन होता है कि लोग इतने क्रेजी हैं। तो मैंने देखा एक प्रोटीन बार में 50, 55, 60 रुपए का प्रोटीन बार में 12 ग्राम प्रोटीन होता है और बहुत सारी शुगर होती है। शुगर का नंबर मैं भूल गई हूँ, शायद 28 ग्राम के आसपास शुगर थी। 12 ग्राम प्रोटीन था। पता है 12 ग्राम प्रोटीन सिर्फ 10 रुपए में 2 अंडे से मिल जाता है। और बिना शुगर के नेचुरल सोर्स, और सिर्फ 1.5 या 2 चीज क्यूब से मिल जाता है। It's far easier to get good protein than getting protein from a protein bar. And मैं सिर्फ एग्स का और चीज क्यूब का साथ में बात इसलिए करती हूँ कि जो एगिटेरियन नहीं है उनके लिए भी मैं ऑप्शन हमेशा देती रहती हूँ कि चीज फार बेटर वे ऑफ टेकिंग प्रोटीन देन अ प्रोटीन बार। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे चीज क्यूब बोलती है तो लोग पूछते हैं चीज क्यूब से हेल्दी है क्या? अरे हेल्दी मतलब सेफ है क्या? अरे प्रोटीन बार खरीदते हुए नहीं पूछ रहे हो, पर तुम्हें सडनली चीज क्यूब खरीदते हुए पूछ रहे हो, लाइक ये काफी क्रिटिकल चीज है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, तो बिस्किट खिला दो ना लोगों को तो आराम से खा लेते, नहीं पूछते उसमें फैट के बारे में। पर 2 चम्मच घी खाने को बोल दूं तो लोग कहते हैं घी खाने से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो बिस्किट की रेसिपी पढ़ी है कभी? बिस्किट की रेसिपी में भी पॉलीअनसैचुरेटेड ऑयल, रिफाइंड ऑयल था, पर वो तुम्हें दिख नहीं रहा, मतलब तुमने वो खा लेते हो। सो ये बड़े ट्रिकी सी चीजें, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ स्टडी है कि लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अगेन बिस्किट के डाइटरी फैट को नॉर्मलाइज कर दिया है और घी के डाइटरी फैट पे 1000 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। यस अग्रीड। बट अभी रिसेंटली मतलब अभी मैं एक चीज तरुण मैं जस्ट लेना चाहूंगा, अभी रिसेंटली मैं कोई डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, इवन ही वाज सेइंग कि घी और अंडों से आने वाला कोलेस्ट्रॉल क्रिएट्स ट्राइग्लिसराइड्स इन योर बॉडी व्हिच लीड्स टू हार्ट अटैक। सो अब मेरे को इसके ऊपर बहुत वैसे ओपिनियन है, मतलब एक ओपिनियन है जो आप बोल रहे हो कि इट इज अ हेल्दी डाइटरी फैट व्हिच यू शुड हैव इन योर मील, और कुछ बिल्कुल वो हैं जो कहते हैं घी खाना अंडे से कोलेस्ट्रॉल, उन दोनों का जो कोलेस्ट्रॉल है वो आर्टरीज को ब्लॉक करता है और वो लेट्स क्लैरिफाई दिस, मतलब टेक्निकली बात करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या होता है ना, इफ वी दो कंपोनेंट्स पे बात करते हैं, वन इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इज द फैट हमारे बॉडी में जमा होता है, यस, और दूसरा चीज है कोलेस्ट्रॉल। इसी पे सारा बवाल है नहीं। यस, अब क्या है बॉडी में देयर इज द फैट जो सिंथेसिस होता है ना, फैट सिंथेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस, ठीक है? जो फैट होता है
जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट या सैचुरेटेड फैट या पॉली या कोई भी फैट जो भी हम खाते हैं जब डाइट में जाता है, दैट डाइटरी फैट जो होता है वो लाइपोजेनेसिस का इनहिबिटर होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दो। ये लाइपोजेनेसिस का इनहिबिटर होता है। अगर आप फैट लेते हो खाने में, फैट लाइपोजेनेसिस को, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने फैट खा लिया तो फैट जाके चिपक गया बॉडी में। अच्छा, डाइटरी फैट इज एन इनहिबिटर ऑफ लाइपोजेनेसिस। तो Okay, let me just simplify ये it. श्रुति से Fat is a inhibitor of lipogenesis. Means fat खाने से, lipogenesis मतलब फैट का बनना, जेनेसिस उत्पत्ति। तो फैट खाने, डाइटरी फैट खाने से इनहिबिट होता है, मतलब रुकता है लाइपोजेनेसिस। फैट का बनना डाइटरी फैट खाने से रुक जाता है। इट्स अ बायोकेमिस्ट्री का लाइन, इट्स नॉट अ लाइक वी मेड लाइन। किताब में लिखा होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं बहुत सारा ना, दैट कार्बोहाइड्रेट्स कीप्स कन्वर्टिंग इनटू फैट। ओवरऑल अगर आप ज्यादा ही खाना खा रहे हो, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड की है, 1800 किलो कैलोरी की, अब आप मान लो 5000 किलो कैलोरी खा गए, बॉडी तो स्टोर करता है, कुछ भी खा लो वो स्टोर कर जाएगा। बट अगर विद इन लिमिट भी खा रहे हो अगर आप ना, इफ यू हैव मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे कन्वर्ट इनटू फैट्स। फैट तो खाते भाई, अभी हमने कुछ दिन पहले कैलकुलेट किया था किसी का ना, मैं इससे पहले तुम ये वाली बात बताओ, मैं बताना चाहती हूँ कि अगेन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लोगों को अजीब सा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट खा के वो घी में कैसे या फैट में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो बॉडी में सब कुछ, आई एम अगेन थोड़ा सा और लॉ लेवल पे समझा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि हम नॉन डॉक्टर्स को कितना कम समझ आता है। तो बॉडी में सब कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बनता है, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो टेक्निकली शुगर का C6H12O6 केमिकल फॉर्मूला होता है, ओके। तो अगर बॉडी के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहुंच गया तो इंसुलिन की प्रेजेंस में चीनी भी फैट में कन्वर्ट होके एडिपोज सेल्स में डिपॉजिट होती है। That's also carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so just simplify the basic organic chemistry that all of us need to understand. तो जो हमारी बॉडी में जो ये फैट डिपॉजिट हो रहा है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमने एक्सेस कैलोरीज खाई हैं। तो अगर एक्सेस कैलोरीज हमने शुगर से खाई हैं तो वो भी इंसुलिन की प्रेजेंस में फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। और अगर आप एक्सेस फैट भी खा रहे हो तो वो भी फैट में ही डिपॉजिट होके फैट में ही डिपॉजिट होगा। नाउ ओवर टू यू, नेक्स्ट स्टडी में क्या था? तो नॉर्मली अगर आप अपने नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट उतना खा रहे हो, उसमें फैट है, तो फैट इज समथिंग व्हिच विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, फैट इज समथिंग व्हिच इनहिबिट्स lipogenesis. Carbohydrate is something which is a substrate for lipogenesis. Okay. दूसरा चीज कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक बहुत ही एसेंशियल मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल मतलब लाइफ, इट्स ए लाइफ डिफाइनिंग मॉलिक्यूल। Yes. कोलेस्ट्रॉल लाइफ है, देयर इज नो लाइफ विदाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो इस तरह की चीज हम बाहर से लेते नहीं लेते से फर्क नहीं पड़ता। तो मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल हमारा बाइल में भी सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन में जाता है। अब जो खाने के कोलेस्ट्रॉल को लेके क्या है, जो कहानी है सारी, जो फैट की जो कहानी है, ये स्टार्ट हुई थी यूएस में, इसको बोलते हैं डाइट हार्ट हाइपोथेसिस। एक 7 कंट्री स्टडी है, उसमें उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है कि अगर फैट ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा हार्ट डिजीज होगा, ये सब होगा। इस तरह की चलिए अभी डाइट हार्ट हाइपोथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या है, कोलेस्ट्रॉल में जेनेटिक फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल आपने खाया, अब वो कितना है, तो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में, फ्रैक्शनल एब्जॉर्प्शन में बहुत सारा रेंज रहता है। इट कैन बी 20% से 20% से लेके 80% तक वैरी कर सकता है। तो किसी एक इंडिविजुअल का अगर मैं मान लो 4 अंडे खा रहा हूँ, आप 4 अंडे खा रहे हो, या तरुण 4 अंडे खा रहे हैं, तो हम लोग का जो फ्रैक्शनल एब्जॉर्प्शन है ना, बहुत अलग अलग होगा। सो बहुत बार हमको क्या करता है, हमारे ह्यूमन हेड को ये बहुत जो लॉजिक है ना, बड़ा अपील करता है कि कॉज एंड इफेक्ट के टर्म्स हम सोचें, कोलेस्ट्रॉल खाए वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ गवर्निंग फैक्टर्स इन इट। तो अगर हम सिर्फ ट्राइग्लिसराइड की बात करें, अगर फैट एक्यूमुलेशन की बात करें, तो देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो इट्स न्यूट्रिशन, जैसे फैट, लिवर में फैट जमा हो गया जाके फैटी लिवर से। अभी लोगों को बड़ी काउंटर इंट्यूटिव से लगेगी, अगर खूब सारा जो आजकल जो दशहरी आम या लंगड़ा आम आता है ना बाजार में, जो वाले जो आम जिसको फ्रूट बोलते हैं, तो इसको अगर लगातार खाया जाए, साल भर आदमी खा ले, खूब दबा के खा ले, फैटी लिवर हो जाएगा उससे।
तो लोगों को ये फ्रूट खाने से कैसे फैटी लिवर हो, जो गलत बात। तो फ्रूट की बात करो तो लोग नाराज हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे कैसे हमारे अरे भैया वो फ्रूट ये फ्रूट में फर्क है भाई। सो नाराज हो जाते हैं, मतलब इतना हार्ड वायर्ड है। तो ट्राइग्लिसराइड्स को हम आराम से न्यूट्रिशन से कंट्रोल कर सकते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल की में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। डाइट का बहुत जबरदस्त रोल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर बहुत ज्यादा वो प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं कि अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कितना है। बट अगेन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये एक रिस्क फैक्टर है। इट्स लाइक बाइंग ए कार। When you buy a car, you're exposing yourself to the risk of an accident, right? So इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी नहीं खरीदोगे आप। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल, रिस्क को लोग ना ऐसा समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के टर्म्स में समझते हैं रिस्क। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका हार्ट डिजीज का 50% रिस्क बढ़ जाता है, और फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका हार्ट डिजीज का रिस्क 50% कम हो जाता है। आप क्या करोगे? So, ये अच्छा, हम क्या करेंगे अब? कि मान लो मैं ऐसा आदमी हूँ जिसका एलडीएल भी बढ़ा हुआ है और मैं रोज एक्सरसाइज भी करता हूँ, कि मैं मरूंगा या बचूंगा मैं? So risk has to be, रिस्क का मतलब समझना जरूरी होता है। रिस्क को डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। तो एलडीएल अब उसमें अंडे को विलेन बना दे, क्योंकि एलडीएल की जितनी स्टडीज होती है ना, कोलेस्ट्रॉल की स्टडीज में सब में अंडा यूज किया जाता है। अंडा यूज किया जाता है बिकॉज दैट्स अ रेफरेंस फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो अंडा क्योंकि वो स्टडीज का पार्ट था, अंडा बन गया विलेन। अंडा कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसा ऊपर नीचे क्या बहुत जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। अंडा हम लोग 10-10 अंडे खाते हैं दिन में, कुछ नहीं, आराम से रहते हैं। हाँ, ये बहुत ठीक कहा आपने। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि लोग अंडा खाने की एडवाइस दे रहे होते हैं बिस्किट खाते हुए। हाँ, कि अंडा मत खाओ। खाओ की एडवाइस दे रहे होते हैं बिस्किट खाते हुए। अरे पर तुम खा रहे हो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, हाई इन्फ्लेमेशन है, तो ये भी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होने वाला है, और ये ही आपको बॉडी में फैट के जैसे डिपॉजिट होने वाला है। अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में इंक्रीज होने वाला है तो उसके रिस्पॉन्स में कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होने वाला है। बॉडीज अगर ओरिजिनली खराब, आपकी बॉडीज अगर ठीक नहीं है, दे नॉट एबल टू मटेरियल। आप अगर अंडा खाओगे, कुछ भी खाओगे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो ना इतना ठीक से एसिमिलेट नहीं होता है। सो इट टेक्स अ व्हाइल। 2-3 अगर आपको अपने से न्यूट्रिशन को फिक्स भी करना हो, तो आप लोग जैसे उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करते हैं 1000 डेज वाला ऐसा माहौल होता है ना, कि 1000 डेज इतना टाइम लगता है। ये मतलब ये ऐसे ही नहीं है 1000 डेज किसी ने किसी के मन में आया बोल दिया 1000 डेज, ऐसा नहीं। ये सब बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर लाइक दैट, कि आप एक चीज ठीक करो कि मतलब 3 साल तक आप काम करो, तब जाके चीजें मतलब देन आप अंडा खाओ, कुछ भी खाओ, बढ़िया रहता है। I say it in terms of थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जो फूड आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं या इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं, उन फूड आइटम्स को डिक्रीज करने की जरूरत होती है। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट इज शुगर, एंड एक चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, रिफाइंड ऑयल्स। ये 2 चीजें हैं जो आपकी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज, एंड आई वुड डेफिनेटली से शुगर को कंसिडरेबली कम करना होता है। शुगर कम्स इन आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हाई ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट्स, डायरेक्ट शुगर इनटेक, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, एरिएटेड ड्रिंक्स, ये सब में बहुत हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है। तो हमें फर्स्ट चीज जो हर एल्डरली लोगों को समझनी है, जो भी टाइम लगाओ आप समझने के लिए, शुगर कम करना है। और जूस, गुड़, शक्कर, चीनी, खांड वगैरह 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 सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर। एंड सेकेंड स्टेप पे जो लोगों को कम करना है वो है पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स, जिनको हम रिफाइंड ऑयल्स या सीड ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं। दैट्स अ सेकेंड थिंग जो हमको डेफिनेटली डिक्रीज करनी है अपनी बॉडी में, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगा। और इन्फ्लेमेशन अगर कम होगा तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइटरी फैट या एग्स कंज्यूम करोगे, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, बल्कि रेगुलेट करने में आपको सपोर्ट मिलेगा।
why he's confident because he has read so many research around it, and why I am so confident because I've trained so many people in my life, and I know their before and after blood reports, and I know when people start eating right, even their blood reports reflect correction. So But these are not opinions like this. these are not opinions. This is like I know it practically, and he knows it because he studied a lot of फैट से लोगों को ना डर लगता है. हाँ, एग्जैक्टली. फैट से हाँ अभी हमने रिसेंटली हमने किसी का मेजर किया था कितना खाते हो फैट, पता है 1 ग्राम खाते हैं फैट उस एक दिन में. अब आप सोचो कितना 1 ग्राम खाते हैं फैट. गलत फॉर्म में बहुत सारा खाते हैं फैट. देखो 2 फॉर्म में होता है. जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल टॉक ऑन दिस. 2 फॉर्म में फैट खाया जाता है. एक होता है अगर हमने फैट को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स किया, उसके साथ थोड़ी शुगर मिलाई, उसे हाई टेम्परेचर पे बेक कर दिया. उसके एग्जांपल सारे बेकरी आइटम्स हैं, okay? या सारी इंडियन स्वीट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, सम फैट एंड बेक्ड एट द हाई टेम्परेचर. इस फॉर्म में बहुत सारा फैट खाते हैं. पूड़ी भटूरा पराठा भी क्वाइट अ लॉट इसी कैटेगरी में आते हैं. ओके, तो ये एक तरीका है फैट खाने का, जिनको हम एजीई प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं. इस फॉर्म में हम काफी फैट खाते हैं. ओके, ये प्योर डाइटरी फैट के फॉर्म में हम 1 ग्राम फैट, 2 ग्राम फैट हर एक दिन खाते हैं. तो जो फैट ज्यादा होना चाहिए वो कम है, और जो कम होना चाहिए वो ज्यादा है. सो दैट इज वेयर द मिसमैच इज. ओके, व्हेन इट कम्स टू ये जैसे ऑमलेट हो गया, ये सब हो गया, वो भी बेक हो गया या काइंड ऑफ पक गया, वो जितना आप किसी भी ऑयल या किसी भी फैट को जब आप गरम करते हो, गरम फैट को गरम करते, हम कैसे खाना, हम तेल को कैसे यूज करते हैं, ऑयल को एक कढ़ाई होती है, गरम हो रही होती है, उसके ऊपर डाल देते हैं और वेट करते हैं आप गर्म होगा, ठीक है, फिर उसके चॉप डालेंगे, व्हाटएवर वी डू. गरम करने से क्या होता है, तेल डीनेचर होता है. मतलब डीनेचर इज अ वेरी लूज वर्ड टू यूज, में लिपिड पेरोक्सीडेशन होता है उसमें, और ये इससे भी डिपेंड करता है कि तेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैट्स इन ऑयल्स या फैट्स में, जैसे सैचुरेटेड फैट हो गया, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट. तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, अब हमने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉली अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड मतलब ये सबसे पहले खराब होगा. ये सैचुरेटेड है, शांति से बैठा है. तो जितनी भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, इनको गर्म करते ही इनका खेल खराब हो जाता है. अभी क्या जितनी रिसर्च जितनी होती है ना, माइस पे रिसर्च होती है, इस पे रिसर्च होती है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट हम यूज करते हैं, ये यूज करते हैं कच्चा वाला, आराम से सीधे कच्चा वाला, अनरिफाइंड कच्चा वाला. और जो बाजार में मिलता है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है. वो रिफाइंड ऑयल मिलता है बाजार में, और हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट को गरम करके, तो सबसे पहले वो खराब हो जाता है. फिर उसके बाद नंबर आता है मोनो अनसैचुरेटेड का, फिर सबसे लास्ट में सैचुरेटेड. तो इसलिए कहते हैं कि तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स अगर आप गरम करके खाना है कुछ अगर ना, तो सैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यूज करो. फॉर एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, लाइक दैट, सेसमी ऑयल हो गया, घी, बटर, घी हो गया. तो ऑमलेट घी में बना हुआ और क्विकली से बना हुआ, और ऑमलेट पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल में बना हुआ, और बहुत देर तक वो दोनों के न्यूट्रिशनल क्वालिटी में, क्वांटिटी में और क्वालिटी में डिफरेंस है. सो ऑमलेट को खराब नहीं कह सकते. तो वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, करेक्ट. अभी आप ऑमलेट को तल के भी खा सकते हो पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल में ना, अंडे को, तो वो और खराब हो जाएगा. तो इसीलिए मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ. कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट मिक्स विद शुगर, मिक्स विद पॉली अनसैचुरेटेड फैट, बेक्ड एट द हाई टेम्परेचर पे बेक करना है, और बहुत लंबे समय तक बेक करना है, तो वो फाइनली एजी प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है. हाँ, ओके. तुम जो हम पूरे 60 दिन में सिखाते हो, तुम थोड़ी सी देर में सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, which is fine. I mean, I don't mind, पर ये सब थैंक यू सो मच, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ लर्निंग्स है काइंड ऑफ, जो आप ऐसे शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच उसके लिए. इसके लिए we have like inbuilt, we have tools and it's not only knowledge based programs and so. हाँ, tools and strategies, a lot of strategies tools होते हैं सब करने के लिए. सुनने में आसान लगती है चीजें, बट लॉजिस्टिक्स की बात आती है ना, एक अंडा खाना भी मुश्किल हो सकता है. सही बात है. Yes, agree. Yes, Tarun. No, मैं एक चीज अभी बीच में ये सोच रहा था कि बार बार मेरे माइंड में ना एक चीज क्लिक कर रही थी, थोड़ा आउट ऑफ रिलेटेड है, बट मेरे माइंड में बार बार आया थोड़ा वो, यू कैन से
थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे जाऊंगा इस टाइम पे, लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर ना कि एंटी एजिंग चल रही है लोगों की, और वो अपने एज पे काम नहीं कर रहे, वो करने के, मेरे अचानक से माइंड में एक इंसान का नाम याद आता है, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, ब्रायन जॉनसन। ही इज एन अमेरिकन टेक बिलियनियर, ठीक है, who basically have around 100 pills every day and spend like $2 million every year, which is like 16 sorry, yeah, so 16 crore like rupees, somewhere around Indian rupees. So I wanted to ask both of you, how much money do you spend in a year, or how much pills do you consume in a day to get a, you know, to get to look like this in this age? Because people are तो हमारा जो ethos है basically, that's like healthy eating and active living. हाँ जी, So active living के लिए क्या करेंगे? एक्टिव लिविंग इज सिंपल। घर के काम जो होते हैं नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि अपने काम खुद करें घर पे। एक्टिव लिविंग के लिए आप बाहर वॉक पे जाओ, आप थोड़ा रन कर लो, तो एक्टिव लिविंग फ्री में हो सकती है। ऑल यू नीड इज टाइम। एक्टिव लिविंग के लिए टाइम चाहिए, एफर्ट नहीं चाहिए। आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हियर। जैसे मान लो बहुत बार हम क्या करते हैं ना, कहीं भी होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी स्टेयर पे जाना। जैसे बगल में लिफ्ट, और हमेशा क्या होता है ना, लिफ्ट होती है और स्टेयर उसके बगल में होता है, ऐसे करके स्टेयर हमेशा बगल से निकल रहा होता है। तो लोग बहुत, और उसमें लिखा भी होता है प्लीज यूज स्टेयर्स। अब स्टेयर्स लोग यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एफर्ट नहीं लगा सकते, वो चढ़ सकते हैं स्टेयर, वो बहुत कम ही लोग होते हैं चेयर्स आप जैसे आप लोग मान लो, या मैं भी हूँ, वी कैन क्लाइंब स्टेयर्स। हम स्टेयर्स क्लाइंब इसलिए नहीं करते क्योंकि दिमाग में टाइम की कैलकुलेशन गड़बड़ होती है कि लिफ्ट से जाने में, मान लो 2 फ्लोर चढ़ने में, लिफ्ट पे बटन दबाओ, आएगी, वेट करेंगे, तो एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़ने में हमको 5 से 10 सेकंड लगते हैं बस। 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़ने में आराम चढ़े तो 10 सेकंड या 7 सेकंड में चढ़ जाते हैं। तो हमको ना टाइम की अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमें लगता है जल्दी पहुंच जाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे तो स्टेयर्स पे जाएंगे तो देर से पहुंचेंगे, और हम समझते हैं बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हमने टाइम सेव कर लिया है। वो इट्स नॉट एन एफर्ट प्रॉब्लम। तो मैं एक्टिव लिविंग का बात कर रहा हूँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम निकाला जाए। टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और टाइम वही समझना जरूरी है कि टाइम होता है एक्टिव लिविंग के लिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, टाइम होता है लोगों के पास, तो वो फ्री आ जाता है वो। दूसरा चीज है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग जहाँ तक ये बात है कि तो हमने ये बात की कि जो एनर्जी डेंस फूड है वो न्यूट्रिशियस फूड से 1/4 है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड जो 4 गुना महंगा है। तो अगर आज मैं एक सर्टेन, अगर हम फूड को किलो कैलोरीज में मेजर करते हैं, आज अगर मैं 2500 किलो कैलोरीज का एक एनर्जी डेंस फूड खा रहा हूँ और इमीडिएटली आई स्विच टू 2500 किलो कैलोरीज न्यूट्रिशियस मील, तो अगर ये खाना मैं 40 रुपए का खा रहा हूँ तो 4 4 16 160 रुपए का हो जाएगा। That's the calculation। बट होता क्या है कि हम एक्चुअली एनर्जी डेंस फूड अगर बाहर से खरीद के खा रहे हैं, वो महंगा है, वो हमें महंगा बिक रहा है। मतलब आप एक बर्गर खाते हो तो बहुत 300-400 रुपए का मिल रहा होता है, तो मतलब नहीं है। करेक्ट। ठीक है। सो उस सेंस में देखें तो कॉस्ट इंक्रीज नहीं है, तो बट डेफिनेटली, तो अगर आप बाहर नहीं खाते हैं, सबसे पहली चीज, अगर कॉस्ट को अगर कट डाउन करना है, इफ यू नॉट ईटिंग आउटसाइड अ लॉट, अगर घर पे खाना खा रहे हो तो घर में आप सेम अमाउंट ऑफ मनी में यू कैन ईट अ लॉट ऑफ गुड न्यूट्रिशियस फूड। दैट्स वन थिंग। तो दूसरा चीज, जब न्यूट्रिशियस खाना खाने लगते हैं ना, तो आपकी ना हंगर रेगुलेट होती है। यू स्टार्ट टू ईट उतना ही आप खाओगे धीरे धीरे कि जितनी बॉडी को जरूरत है। क्योंकि हमारी बॉडी में, मान लो हमारा बॉडी वेट ज्यादा है, बॉडी में बहुत सारे फैट सेल हैं। फैट सेल इज अ सेल, राइट? सेल आल्सो नीड्स एनर्जी, उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो द मोर fat cells you have in your body, the more energy you need. Yes. Right? More energy, क्योंकि वो फैट सेल तो स्टोरेज कर रहा है, तो गोडाउन है, तो स्टोर कर रहा है, उसी एनर्जी नहीं कर रहा है वो, उसको बाहर से चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो मोर ओबीस यू आर, मोर ओवरवेट यू आर, आपको तो मोर फैट यू हैव टू गिव मोर एनर्जी। तो जब आप न्यूट्रिशियस खाना खाने लगते हैं, आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, बिकॉज आपका फैट भी डाउन होने लगता है और आपके फैट स्ट्रेन करने लगते हैं। तो that's how you, तो कॉस्ट डेफिनेटली आई वुड से थोड़ी सी बढ़ती है कॉस्ट, राइट? तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कम हम लोग घर पे खाते हैं, ये सब करते हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा और क्वांटिटेटिव आंसर दे देती हूँ, इफ यू लाइक दैट। तो प्रोडक्ट के नाम पे
as recommended by him, I use only one thing extra, which like other than just a moisturizer maybe or a oil, is sunscreen. Okay. Only one product that I use on my face, which is sunscreen. Okay, so अगर वो extra cost लगती है तो आप सोच सकते हो उसके बारे में. Otherwise, the best thing that I use in my home for my moisturizing agent as a moisturizing oil is coconut oil. So that's my, I think वो काफी इतना भी महंगा नहीं है. It's very Correct, pretty. correct. That's what I use. Sometimes I use almond oil as well, बादाम का तेल. वो थोड़ा महंगा है कोकोनट ऑयल के कंपैरिजन में. So that's for as far the products are concerned. As far as supplements are concerned, I mean अगर कोई supplementation की बात हो रही है, so vitamin A cod liver oil capsule या flaxseed oil capsule लेते हैं. मैं vitamin D capsules usually always recommend करती हूँ और लेती भी हूँ. और vitamin D के साथ vitamin K2 जो कि कैल्शियम का मोबिलाइजर होता है, विटामिन K2 इस्तेमाल करती हूँ. So ये दो लाइक मैं मानती हूँ कि एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जो कि क्योंकि मैं मीट ईटर नहीं हूँ, फिश ईटर नहीं हूँ, तो मुझको एक कॉड लिवर ऑयल फॉर ओमेगा 3 मुझको लगता है कि ले लेना चाहिए, तो एक वो लेती हूँ और एक विटामिन D3 विटामिन K2 लेती हूँ. आई डोंट थिंक दे टर्न आउट टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव. उसके अलावा जो भी घर का खाना खाते हैं, घर में बना के खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस मील खाते हैं, वो 4 टाइम्स महंगा है रोटी और चावल रिच फूड खाने से. लेकिन आई थिंक वो कॉम्पनसेट हो जाता है क्योंकि अब हम बाहर खाना कंसिडरेबली कम हो गया है. तो फैंसी एक्सपेंसिव फूड है उसको वो काफी हद तक एलिमिनेट हो गया है. और दूसरा, गॉड्स बीन काइंड, उतना मेडिकल एक्सपेंडिचर भी थोड़ा कम हो गया. तो आई थिंक सो आई थिंक तो न्यूट्रिशियस मील है, इफेक्टिवली महंगा नहीं पड़ता अगर हम उस पे जाते हैं. तो मेरा कॉस्ट, आई डोंट थिंक मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई क्योंकि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी एक पर्सनली मैं अपना फाइनेंस थोड़ा मैनेज करती हूँ, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में कैलकुलेट करती हूँ. तो आई डोंट थिंक माय कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आई डू यूज a trainer who's not like my personal trainer. We do in a group, so which means that turns out to be little cost, which is like approximately 5,000 rupees a month. So that's my additional cost to healthy living, healthy eating and active living. वैसे बाहर खाना जाते तो हमें तो ज्यादातर लोग निकाल देते हैं होटलों से, तुम यार परेशान करके आ गए. So we go to some restaurant and जाते तो हमारे जान पहचान के रेस्टोरेंट होते हैं, उन्हीं में बाहर उनको पता है कि हम क्या खाते हैं, तो उस हिसाब से बना के दे देते हैं. So cost of living, health cost बहुत कट डाउन हो जाती है, but that stress है बहुत ज्यादा. मेरे को कभी-कभी रिग्रेट होता है कि अगर मैंने थोड़ा और जल्दी शुरू किया होता तो शायद ये वाला जो एक्स्ट्रा खर्चा है भी बचा सकती थी. चश्मे वाला जो हर दूसरे महीने बदलना पड़ता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, ऑल दैट. मैं थोड़ा और जल्दी टेक केयर करती तो इस पे इफेक्ट नहीं आता. बट एनीवे, दैट्स माय रिग्रेट. बट व्हाटएवर हैपेंड. Still you're very healthy. Nice. Yeah. Okay. Tarun, you have something to? Or Yeah, I think no, nothing to add on this. Okay. एक लास्ट उसको रखते हैं, if your time allows, तो एक लास्ट उसको रखते हैं कि how your diet looks like. मतलब आप पूरा दिन में क्या खाते हो, मतलब एक जनरल आइडिया, जैसे कोई देख रहा हो तो पूरे दिन में Specifics या नॉर्मली आप मतलब जो रूटीन है आपका, आप क्या खाते हो. जैसे मुझे थोड़ा सा हो रहा है हेल्दी ईटिंग खाने का, तो एक आइडिया मिलेगा कि यार पता है मेरा आंसर क्या, नितिन मेरा आंसर पता है क्या है कि क्या खाते हो. We eat protein, carbohydrate and fat. So उसमें आए irrespective of क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम क्या है ना क्या. तो हम देखते हैं जब प्रोटीन कहाँ से मिलेगा. चलो तो सुबह हम जैसे मॉर्निंग मील्स में भी whatever we eat, मॉर्निंग मील्स में देखो सुबह वो सिस्टम सब सही चलता है तो भूख ही नहीं लगती. अगर जैसे सुबह उठ के कस के भूख लग रही ना, समझो कि दाल में काला है कुछ. ओके. अगर भूख लग रही ना तो वो ब्रेकफास्ट जो आइडिया को, तो हमने जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट जो कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकफास्ट जो है ना कर्मचारियों के लिए है कि फटाफट खाओ और भागो काम पे. भागना है कि भूख लगे चाहे. अपने छोटे बच्चों को देखा है कि मम्मियां पीछे भागती हैं तो खाता नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है. तो दिमाग में हमारे घुस गया कि ब्रेकफास्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मील है. तो नॉर्मली भूख नहीं लगती, बच्चों को देखो ना, भूख थोड़ी लगती है सुबह. वो जबरदस्ती ठूसते रहते हैं पीछे.
ऐसे हमारे से कॉलेज में लड़के पढ़ते हो, तुम लोगों ने भी देखा होगा, सुबह उठ के भूख नहीं लगती है। नहीं, नॉट दैट्स नॉर्मल, बट फिर भी हम पता नहीं सम स्ट्रेंज रीजन हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको टिफिन लेके जाने में दिक्कत होती है कि अगर नहीं खाएंगे जाके भूख लगेगी हम, तो दैट प्रैक्टिस इज नॉट द टिफिन। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम करते हैं कि खाना तभी खाते हैं जब भूख लगती है, और टू इंश्योर दैट कि जब भूख लगे तब खाना अवेलेबल हो, और जहां तहां ऊट पटांग ना खाने जाके, तो हाथ में रहता है टिफिन। करेक्ट। फाइन। तो ये बड़ी एसेंशियल, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स एसेंशियल अगर ऐसा लाइफस्टाइल में। और टिफिन बहुत छोटा सा होता है, बैग आजकल सब बैकपैक कैरी करते हैं, बैग में आ जाता है। तो खाने की शुरुआत हम करते हैं सुबह के टाइम पे जब खाना खाते हैं, तो बहुत बार ये सब मार्केट किया जाता है कि कॉर्नफ्लेक्स खा लो। पहले तो हम बचपन में सोचते कॉर्नफ्लेक्स खाना तो एलीट लोगों का मैटर ऑफ प्राइड है, मतलब ना ग्रानोला हालो। हम तो रोटी खाते हैं बड़े। तो वी स्टार्ट विद प्रोटीन एंड फैट। हम कोई भी खाना खाते हैं ना, सबसे जो शुरू करते हैं कोई भी खाना, चाहे मॉर्निंग मील हो, चाहे इवनिंग मील हो, चाहे आफ्टरनून मील हो, कहीं पे ना, तो फर्स्ट लुक एट फैट, लुक एट प्रोटीन की मील में प्रोटीन और फैट है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको साइड करो। तो मील को डिजाइन ऐसे करोगे उसमें प्रोटीन होना चाहिए एडिक्वेट क्वांटिटी में, फैट होना चाहिए एडिक्वेट क्वांटिटी में। तो हम लोग दिन की शुरुआत तो बहुत बार हम रिचुअल की तरह करते हैं कि वो जरूरी नहीं कि सब लोग करें, कोई कॉपी करने। ये हमने अपना बना रखा है पर्सनल कि हम एक घी पी लेते हैं सुबह उठते ही। सुबह उठते जब भी फर्स्ट जैसी भूख लगती है हमको, थोड़ा सा हम पहले घी पी लेते हैं। तो घी पी के अपना फिर जो भी कुछ खाना होता है, अंडा खा लिया, प्रोटीन है तो अंडा खा लिया, थोड़ा चिकन खा लिया, कभी कुछ पनीर खा लिया, लाइक दैट। तो ये रोटी ब्रेड ये सब तो सीन में आता ही नहीं है कहीं पे भी। तो दोपहर के खाने में भी सिमिलरली रहता है। तो वी लुक एट प्रोटीन, वी लुक एट चिकन, डेयरी या एग्स एंड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम लोग, श्रुति और मैं, तो हम लोग और भी हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स है, तो रोटी चावल इस पर है ही नहीं खाने में। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलना था वो मिल ही रहा है हमको कार्बोहाइड्रेट। तो इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए भी नहीं होता। 100 अगर इफ यू हैव टू पुट अ नंबर टू इट, नो, ऐसी रफ सा नंबर भी पुट इन करना हो, तो 100 ग्राम, 120 ग्राम, 130 ग्राम, दैट्स द काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू नीड। एक रोटी बेसिकली देखा पूरे जाए। दिन भर में, पूरे दिन भर इतना ही कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है एक सेडेंटरी आराम से मतलब बैठे हुए आदमी को। तो उससे कहीं ज्यादा खाने होते हैं। Agreed. मैं फिर से कहीं थोड़ा और स्पेसिफिक आंसर दे देती हूँ. So I start my day with dietary fat. It can be ghee, it can be butter, it can be olive oil, it can be coconut oil or coconut itself. So that's how I start my day. Then whenever that I am little bit more hungry, I plan my meal from protein rich sources. So vegetarian, if I have to take a vegetarian meal, तो मैं पनीर लूँगी, peanuts लूँगी या चीज क्यूब से मिला के कुछ बनाने की कोशिश करूंगी जिससे मेरी हर मील में 20 to 30 grams ऑफ प्रोटीन जाए. सो आई लाइक लिटिल बिट मोर कैलकुलेशन बेस्ड. तो मैं 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर एक मील में डालने की कोशिश करती हूँ जिससे मुझे डे में 75 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाए. जो अच्छा प्रोटीन है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइटरी फैट साथ में लेकर आता है. तो प्रोटीन एंड डाइटरी फैट टेकन केयर ऑफ हो गया. घी मैंने सुबह ले लिया था. उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मेरी है लो ग्लाइसेमिक लोड के कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि 120 ग्राम 100-120 ग्राम लेना होता है. उसमें हाई जीएल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करती हूँ मोस्ट ऑफ द डेज, पर कभी कभी मैं रोटी चावल मैं तो इंक्लूड करती हूँ अपने मील में. पर लो जीएल कार्बोहाइड्रेट्स में दालें आती हैं, तो मैं दाल का चीला या दाल खाया, दाल की चाट बनाई या ऐसा कुछ भी मेरे मील में इंक्लूडेड होता है. तो लो ग्लाइसेमिक लोड का कार्बोहाइड्रेट होता है और एनफ ग्रीन वेजिटेबल होती है. मैं एक दिन में 400 से 500 ग्राम, आधा किलो वेजिटेबल तीनों मील में मिला के खाने की कोशिश करती हूँ. कुछ ग्रीन स्मूदी के फॉर्म में खाती हूँ, कुछ जो भी खाना बनाया, दाल बनाई उसमें डाला, या सब्जियां बनाई. इंडिया में तो कोई सब्जियों की कमी नहीं है, सब्जी के फॉर्म में खाने की कोशिश करती हूँ. तो ऐसे करके ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करती हूँ. सो दिस इज हाउ आई प्लान माई मील कि 75 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जाए, 100-120 ग्राम्स ऑफ लो ग्लाइसेमिक लोड का कार्बोहाइड्रेट जाए, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स जाए और 100 के आसपास ही डाइटरी फैट, सब कुछ मिला के डाइटरी फैट भी मेरे पास जाए. तो मैं अपनी ऑन एन एवरेज 1800 to 2200 के आसपास फूड कैलोरीज मेंटेन करती हूँ. एक स्लाइड शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव देखो, ऐसे बीच में याद आ गई बात है, ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है.
दाल देखो इट्स ऑल बहुत बार हमें कभी स्तुति से बात कर रही थी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सो लो ग्लाइसेमिक लोड फूड है ना जैसे इंडेक्स लोड होता है ना जैसे हम दाल की बात करते हैं दाल को बहुत बार समझते हैं कि दाल इज प्रोटीन I'll give you a shift perspective. Now think of dal as a low glycemic index carbohydrate with some protein as bonus. Put a protein Some protein as bonus. 1/3 protein, 2/3 तो carbs. now इसके implications देखो कि कोई अगर पूछता है कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाएं तो क्या कौन सी कार्बोहाइड्रेट खाएं तो क्या खाएं दाल खा लो यार दाल के बदले में क्या खाएं दाल खा लो तो इट्स अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट विद लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन बोनस सो अगर राइस से अगर शिफ्ट करना है या व्हीट से शिफ्ट करना है शिफ्ट टू दाल नॉट शिफ्ट टू मिलेट नॉट सर्व एनी पर्पस so you need that change of perspective a little bit and like a lot of understanding. It hasn't come to, at least to me, it hasn't come overnight, and it hasn't come through my academics. I had to put a lot of efforts because I don't know whether you guys know it or not, but I'm a maths graduate. I had nothing to do with body. I didn't even know where the kidneys are in the body. मतलब मैं और थोड़ा रूखी बता सकती हूँ मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि बॉडी में लिवर्स कितने होते हैं तो मैं ऐसे भी सवाल पूछ सकती थी तो मैंने तो बहुत सारा एफर्ट्स लगाए हैं बेसिकली ये समझने के लिए कि बॉडी क्या है मेटाबॉलिज्म क्या है ऑर्गन्स क्या है हाउ डू दे इंटरेक्ट विद ईच अदर न्यूट्रिशन क्या है फूड क्या है तो मैं हमेशा बोलती हूँ डॉक्टर मृणाल सीख सकते हैं बता सकते हैं फॉर्चुनेट है कि मेडिसिन पढ़ी और बॉडी को समझते हैं और बॉडी को अंदर से भी देखने का मौका मिलता है मैंने अंदर से देखा भी नहीं है बॉडी को तो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाए बॉडी को समझने के लिए अगर मैं कर सकती हूँ ना कोई भी हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर सकता है Okay. Very कोई भी समझ सकता है कि मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है तो एनीबॉडी सो दिस इज जस्ट टू नॉट टू लाइक boast about myself but this is just to say आप सब जितने लोग इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं आपने बायोलॉजी चीटिंग करके पास करी थी या नहीं पढ़ के पास करी थी कैसे भी करी थी क्योंकि मैं तो हिंदी में पढ़ा मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि लिवर एक्चुअली जिगर ही होता है और किडनी को यकृत को किडनी यकृत को लिवर बोलते हैं आई एम लाइक सॉरी अमाशय हम एक्चुअली स्टमक को बोलते हैं ये सारे कनेक्शंस भी मैंने बहुत बाद में सीखे मुझको तो ये भी नहीं पता था तो अगर मैं एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग अगर मैं सीख सकती हूँ कोई भी सीख सकता है और मैंने तब सीखा जब जरूरत बिल्कुल सर के ऊपर आके खड़ी होती है नहीं लोग सीख रहे हैं लोग पीपल हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं नाइस बहुत ही सही ओके कुछ है तरन यू वांट टू से समथिंग यू वांट टू I'm good. Actually, मैं अभी सारी चीजें प्रोसेस कर रहा हूँ जितनी चीजें I want to invite both of you to two things. One, come some point of a time to Rishikesh and we have this physical space called Life Space जो कि हमारा फ्रेंड राहुल रन करता है लेकिन मैंने इस जगह को अपना ऑफिस और घर बनाया है और मृणाल ने इसके किचन को बॉडी मॉर्फिक किचन बनाया है तो कभी आप आओ इंडिया और ऋषिकेश या तो आप बॉडी मॉर्फिक किचन में खाने के लिए लाइफ स्पेस आ सकते हो हमारी कोई में पार्टिसिपेट कर सकते हो सो वी आर अपकमिंग टू रिट्रीट्स एक तो पेरेंट्स के लिए गोल्डन ईयर्स रिट्रीट और दूसरा हम रिट्रीट कर रहे हैं हमारे आपके जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं तो हम उनके लिए एटॉमिक हैबिट्स प्लस न्यूट्रिशन रिट्रीट कर रहे हैं कि आप आओ एटॉमिक हैबिट्स से एटॉमिक हैबिट्स न्यूट्रिशन वर्केशन दैट मीन्स आप आओ बुक पढ़ो नई हैबिट्स डेवलप करने के लिए कलेक्टिवली काम करते हैं अच्छा न्यूट्रिशन पे समझते हैं और साथ में अपना काम भी करते रहते हैं जो भी हम काम करते हैं so that's one invitation that come to Life Space Rishikesh both of you and your friends I really open invitation I would obviously check for my parents if they can come to you for retreat that will be really cool वो देखना था और वो इंस्टा पे आई थिंक आपके में है ना both of you should participate on my program which is called Conquering My Own Everest program so that yes do you want to put some link on that CQMY it's a 60 days program and it's people from 30 years to 75 years people participate in this program it's a 60 days intervention जिसमें जो हमने नॉलेज की बात करी नॉलेज एक चीज है नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरा काम है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आती हैं
तो हम लोग नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में हैंड होल्ड कोच करते हैं कि आप उस नॉलेज को अप्लाई करो। तो 60 डेज में लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं अपना खुद का न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के हिसाब से डिजाइन करने को। सो दैट्स अ प्रोग्राम that we run. So we do online introductions for the program, and then people can participate online in the program. So wherever they are in the world, if the timings match for them, they can participate in our program. So these are the 2 invitations from my side to all of you. Thank you so much. Thank you so much. मैं अभी आना है अभी मुझे इंडिया थोड़े दिन में, तो मैं उससे पहले रिसर्च करके पेरेंट्स के लिए तो एटलीस्ट आई विल चेक के It's starting on 16th of May for parents. परफेक्ट। वापस लंदन आ जाऊंगा, फिर उनको बोलूंगा आप जाओ। Before closing this, thank you so much for your time. Thank you so much for so much information. और बहुत सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है।